ये वीडियो 1 घंटा 20 मिनट 8 सेकंड लंबी होने वाली है इस पॉइंट से। और ये वीडियो आपको अगर आप समझ गए, नोट डाउन कर लिया, तो मेरा वादा है आपको कि सीडीएस में आपका ये रोड मैप बन जाएगा। और एक ऐसा रोड मैप जिसमें आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न, क्या कहाँ से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जय हिंद राहुल भाई। जय हिंद सर, कैसे हो? ऑल गुड सर। राहुल का मेरे पास सिर्फ एक मैसेज आया कि सर मुझे पता था जीएस में 65 मार्क्स आ सकते हैं। मैंने कहा भाई सच में आ सकते हैं, और मैंने कहा कि ये सही मौका है सीडीएस पास में। कुछ ही समय बचा है, अगर कुछ नंबर बढ़ सकते तो बढ़ सकते हैं। राहुल भाई पहले अपने बारे में बताओ, आपने कौन कौन से एग्जाम निकाले और आपके अप्रोक्सीमेट नंबर क्या क्या रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आई वाज अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक 2019-20 का जो साल था उसके लिए, जो कि अच्छा। एनसीसी का हाईएस्ट अवार्ड होता है, किसी भी कैंडिडेट को मिलता है, यानी 18 लाख कैडेट्स में से किसी एक को। देन अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो मैंने सीडीएस को कंटिन्यूअसली 5 टाइम्स क्वालिफाई किया है, जिसमें हर बार 55 प्लस मेरे मार्क्स आए हैं सीडीएस जीएस के अंदर, हर बार लगातार। बड़ी बात है और फिर। 65 तो सर आपने वो मैंने मार्कशीट दिखाई है, आजकल वो काफी ज्यादा घूम रही है सोशल मीडिया के ऊपर नीचे। देन इंग्लिश के अंदर भी, देन इसी के साथ साथ मैंने एफकेट को 5 बार क्वालिफाई किया है, पांचों बार 200 प्लस मार्क्स। इसी के साथ साथ कई स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर बैठा हूं, उनका मेंस लिखा है मैंने। तो ये मेरी कुछ जर्नी थी, ज्यादा हवाई बात करके तो कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, हवाई बात की कोई बात नहीं है इसमें, जी बात सॉलिड की है। अभी मुझे सीधे सीधे बताओ, अगर हम बात सीडीएस की करें जी तो सर। बच्चों के लिए अभी कहाँ से मार्क्स बटोरे जाएं? क्योंकि अभी ना धक धक बहुत तेज होती है, मेरा ये सिलेबस बाकी है, मेरा वो सिलेबस बाकी है, और कुछ लोगों का तो शुरू ही नहीं हुआ होता। तो अभी क्या तो करना सर है? आप जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग एग्जाम की बात करने से पहले है ना, यूपीएससी के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाए अगर हम लोगों को, तो मैं एक श्योरिटी दे रहा हूं कि इजीली हर बंदा 55 प्लस स्कोर कर सकता है। बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर है, क्योंकि यूपीएससी के लिए वो यूपीएससी पेपर को फ्रेम करते हुए ये नहीं देखता कि जहां पे राहुल सर पढ़ा रहे हैं वहां पे होगा, या शुभम सर जो पढ़ा रहे हैं उससे मैं पेपर सेट करूं। ठीक है, क्योंकि या कोई ऐसी बुक स्पेक्ट्रम एक्सवाइजेड, कोई भी ऐसी महंगी बुक को मैं रेफरेंस मान के वहां से क्वेश्चन सेट करूं। तो यूपीएससी की एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि भैया हम लोगों को है ना जनरल पब्लिक के बारे में देखना है, गरीब से गरीब आदमी के बारे में भी और अमीर से अमीर आदमी के बारे में भी। ट्रू। तो इसीलिए हाँ, बिल्कुल आपने इस चीज को सही समझा। और इसीलिए यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन रिसेंट टाइम से आपने देखा होगा कि मोर देन 75% जो पेपर है ना एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी से अगर वहीं से ना वहां से नहीं आएगा तो पेपर आएगा जो कि जनरल स्फीयर में बात है, बहुत मोटी बात, गहरी बात नहीं सर, बहुत ही मोटी मोटी ऊपरी बात, जो एक डिफेंस एस्पायरेंट को एज अ सिटीजन भी पता होनी चाहिए। तो वहां से क्वेश्चन पेपर सेट होके आ रहा है। ठीक है, तो अभी जी थोड़ा इसको नैरो करके बताओ। आपने बहुत ब्रॉडन कर दिया कि जी सर। एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा पेपर। पेपर सर देखिए, जैसे आप में से जितने लोग भी यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो सीडीएस एनडीए और सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तीनों का एग्जांपल दे देता हूँ। सीडीएस में सर 2021 के अंदर एनसीईआरटी को रिवाइज करता है, एनसीईआरटी रिवाइज होती है। यूपीएससी क्या करता है कि एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है कि हेबिकस जो सेल है, हेबिकस नाम का एक फ्लावर है जो कि मस्टर्ड भी है साथ में, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब आप कितनी ही लूसेंट पढ़ लो, कितने ही नोट्स पढ़ लो, कितनी ही कोचिंग फॉलो कर लो, जब तक एनसीईआरटी का ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा? सही बात है। मेरे हाँ को मेरे सीनियर ने बोला था, और जी आई जी थिंक भाई की बात से कोरिलेट हो रहा है, कि अगर यूपीएससी की लाइब्रेरी में देखें तो सिर्फ सरकारी किताबें हैं, ना लूसेंट है ना स्पेक्ट्रम है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी किताबें हैं, और वो एनसीईआरटी में प्राइम एग्जाम्पल है। फिर अभी सर। चलो ये बात समझ में आई, जी अभी क्या करूं? सीडीएस के लिए मुझे निकालना है, मुझे किस पे ध्यान दूं, मैं कहाँ से नंबर बटोरूं मैं? सर देखिए, क्योंकि मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली में ना बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, अच्छा। और हाँ, तो प्रोफेसर लोग हैं। अगर कोई भी पेपर सेट होता है ना, तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर सेट होता है कि 50% पेपर ऐसा होगा जिसको हर फिसड्डी से फिसड्डी आदमी भी क्वालिफाई कर सकता है। 50% मार्क्स फिसड्डी से फिसड्डी आदमी भी लेके आ सकता है। फिर आते हैं आपके 30% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हर अबव एवरेज आदमी स्कोर कर सकता है। और जो टॉपर होता है उसके लिए वो 20% क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है उस टॉपर आदमी के लिए होता है। बट अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के साथ इशू ये होता है कि वो इजी की तरफ नहीं भागते, क्योंकि इजी भी हमको उतने मार्क्स देके जाएगा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी उतने मार्क्स देके जाएगा। मुश्किल होती है, एक तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, और उनको मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे भागने की वजह से उनको गलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है और हमारे इजी के भी मार्क्स कट जाते हैं।
सही बात तो है। हमें, हाँ, इजी को तो हम लोगों को पक्का करना ही है, और जो अबव एवरेज वाले क्वेश्चन है, क्योंकि जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, सब उसको छोड़ के आएंगे, तो वो तो मार्क्स उनको तो भूल ही जाओ, लेकिन जो आसान है उसको तो हम पक्का कर सकते हैं ना। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं समझ गया। अब थोड़ा और नॉलेज डाउन गया। देखो मैं ही मानता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ जो मेरे साथ हम्म, पढ़ते हैं, जो मेरे साथ खुद हम्म, के शेरशाह बैच, कीर्ति बैच में कोई पढ़ रहा है, तो मैं हाँ, कहता हूँ साइंस बच्चे, आप कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, कहीं के भी हो, एक बार साइंस पढ़ो। न्यूमेरिकल तुम छोड़ दोगे ना, 30 में से 15 क्वेश्चन फिर भी कर आएगा बच्चा। तो 15 बहुत है, क्योंकि पॉलिटी में ही 15-20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 15-20 आते हैं, तो वहां आधे करोगे तो 7-8 होंगे, यहाँ तो 15 है भाई, बहुत बड़ा वेटेज है। तो मैं साइंस जरूर कराता हूँ बच्चों को, और फिर भी उसमें मेरा नैरो डाउन होता है कि फिजिक्स की वेटेज बहुत है, उसमें क्लियर कट है। आपका क्या है? मैं अपनी बात बाद में करूंगा। सर मैं, आपने बिल्कुल सही कहा। एनडीए वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चे, सीएपीएफ वाले बच्चे, मैं आपको सर लिखित में दे रहा हूं, जाके कोई भी बच्चा खुद से भी एनालाइज कर सकता है कि 1/3 जो पेपर होता है ना, वो बिल्कुल साइंस से ही आता है। हाँ। और 1/3 जो पेपर है साइंस का पेपर ना, यूपीएससी क्योंकि 10th तक की साइंस पूछता है, उसने है ना अपने सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ कि जर्नल एप्टीट्यूड अबाउट द साइंस, ठीक है, साइंस की एप्लीकेशन की जर्नल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एफकेट की तरफ वो ये नहीं पूछेगा कि भैया इस पर्टिकुलर चीज के बारे का नाम क्या है, वो ये पूछेगा कि अगर ये काम हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन पूछता है सर, ठीक है। और रीजन सर एनसीईआरटी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर मैं, आपने बहुत ही शानदार बोला, लेकिन अगर बच्चा और रिसर्च करे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से है ना 30 में से 29 क्वेश्चन आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात भाई ने बोली है। सिर्फ एक साल था 2019 जहां पर 11-12 के टॉपिक आए थे, ठीक है, उसके अलावा कोई साल नहीं रहा जहां पर उसने इस बात को छेड़ा। और उस साल भी ऐसा था, जो आपकी जीएस की कट ऑफ 20 नंबर आती है, उसने उसे 10 कर दिया था। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, उसके बाद कभी देखा भी नहीं गया। खैर, हम 11-12 के छोटे मोटे टॉपिक उनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी साइंस के बारे में थोड़ी और गहराई में। हाँ राहुल भाई, आगे क्या जानना जरूरी है इसके बारे में? हाँ, अगर सर फिजिक्स की बात करें ना, तो लाइट चैप्टर ऐसा है, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं बच्चे, ठीक है, लाइट चैप्टर ऐसा है, लाइट और ह्यूमन आई, इन दो चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर ये दो चैप्टर कर लेते हैं, फिर देन हमारा आता है सर जो रेजिस्टिविटी करंट वाला चैप्टर है। रेजिस्टिविटी की एप्लीकेशन के ऊपर कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई अगर मैं लेंथ को ट्वाइस कर दूं, देन एरिया को हाफ कर दूं, ऐसे करके बताओ कि उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है, अगर हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, और एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी करा रखा है उन बंदों ने कि भाई ये क्वेश्चन है, तुम इसको अगर समझ लोगे ना तो इजिली इस क्वेश्चन को भी क्वालिफाई कर लोगे। देन सर केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री के सर लोग है ना सीएपीएफ के अंदर पागल होकर अच्छा, घूमते केमिस्ट्री रहे से कि पहले ना हम थोड़ा वेटेज को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम्म, आप साइंस की वेटेज को समझो तो करीबन ऐसे है, ऊपर नीचे हो सकता है। फिजिक्स से 12, केमिस्ट्री से 10, और बायो से 8 क्वेश्चन, ये एवरेज है। ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, पर ज्यादातर फिजिक्स की वेटेज ज्यादातर हाई ही रहती है। अब इसमें भाई ने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का बताया, खाली इलेक्ट्रिसिटी को टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ईएमएफ हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया। ये 5-6 टॉपिक तो फॉर श्योर है कि आप एग्जाम में देखोगे ही देखोगे, आना तय है, ठीक है। अब ये भाई, अब जो केमिस्ट्री बताने जा रहा है वो ध्यान सुनना, क्योंकि लोगों को केमिस्ट्री लगती है बहुत वास्ट, है नहीं वास्ट भाई, प्लीज। सर केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री है ना, लोग पता नहीं, वो एक हमारे टाइम में शायद आपने पढ़ी होगी, वो प्रदीप, एक केमिस्ट्री की बुक आती थी एस चंद इलेवन कंपनी ट्वेल्थ, की। हाँ हाँ, हाँ, वो एसन बहुत मोदी। मोटी होती थी, हाँ हाँ। ठीक है। जो 12th वाले होते हैं जो साइंस में पढ़ के आए हैं और उन्होंने बीएससी भी कर ली, वो बेचारे उसके पीछे भागते रहते, उसको रटने में लगे रहते कि भाई मैं तो केमिस्ट्री करके आ गया, क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूँ। लेकिन जब सीडीएस और सीएपीएफ के अंदर वो बैठते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि सर मैक्सिमम लोग है ना, या तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं उनके हिसाब से, हाँ, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो उन्होंने सुने ही कभी नहीं। जैसे सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस बता दो, तो 37 पिकोमीटर होता है, एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली गिवन है ये। और कहीं पे भी ना, प्रदीप के अंदर मैंने सर पूरा इस पे रिसर्च करके देख लिया, कहीं नहीं मिला ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर मिल गया, और वो भी छोटे से बॉक्स के अंदर मिला हुआ है। तो ये एनसीईआरटी में बार बार इतना बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ के कोई नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर लेगा ना, तो बहुत सारी चीजें वहां से हो जाएंगी। बाकी शुभम सर का तो सपोर्ट आपके साथ है ही। हाँ। देखिए, वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे कराने ही वाला हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मार्च मंथ में, अभी है टाइम, ठीक है। मैं इतना चाहता हूँ अभी आप साइंस के बुक जरूर पढ़ो, ठीक है ना। मेरी छोटी भाई बहन होता तो मैं पक्का पढ़ाता उसे, और मैं उससे कहता टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर, इंटेक्स के कर, एग्जाम्पल क्वेश्चन कर, इतने अगर तूने कर लिए साइंस का क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। मेरा भाई बहन आर्ट एंड कॉमर्स का होता, मैंने कहा डर मत यार, बिल्कुल डर मत। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तू 15 कर ले, 15 नहीं तो 12 कर ले, इसका फिर भी तू टोटल करेगा ना, तेरे क्वेश्चन टोटल 65 बैठेंगे और नंबर बैठेंगे 53.95। बहुत बढ़िया नंबर होते हैं। मैं तो मान के चल रहा हूँ तुम एवरेज हो यार,
एवरेज बच्चा कैसे नंबर निकाले, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो मेरी। और अगर तुम्हें लगाओ मेरे से बात करनी है, नंबर मेरा यहाँ पर सामने है, मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है ना। वरना यार तुम अगर मेरे साइंस कोर्स में आ जाओगे, मैं तेरी मदद करने के लिए पूरा तैयार बैठा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने 15% डिस्काउंट भी दे दिया है। लास्ट बुलेट कोड है ये, ठीक है ना। ये आपका 31 मार्च तक एप्लीकेबल है, ठीक है। पैसे की दिक्कत है तो भी रिजॉल्व हो जाएगा। वंस यू एनरोल ना, मैं तेरे से बात करने के लिए बैठा हूँ मेरे बच्चे। तेरे प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ, तेरे सपने हैं मैं ये भी समझता हूँ, बट अगर बात कर लेगा तो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि एनसीईआरटी को स्किप मत करो। खुद से पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो साइंस का बैच ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पूरा सरल वे में एनिमेशन के साथ समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे तू आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, बिल्कुल एकदम बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है ना। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए केमिस्ट्री में भाई ने एक बात बहुत सही की कि एक लाइन वहां पर लिखी हुई हाइड्रोजन का रेडियस, सबका रेडियस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन का लिखा हुआ, सिर्फ वही पूछा। एक सवाल आज से 1-2 साल पहले आया था भाई, आपको शायद याद होगा। इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सा ऐसा केमिकल है जो आजादी में यूज हुआ है। नाउ बच्चे समझेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये केमिस्ट्री में मुझे आज भी याद है, लास्ट में राइट हैंड साइड में नीचे पैरा में लिखा हुआ है कि NaCl का इस्तेमाल हुआ, और ऐसे ही उसने ऐसे डू यू नो में लिखा हुआ है वो। यू नो सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो कि आपने रीसेंट सीडीएस के अंदर देखा होगा। रीसेंट सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया कि भाई पंचतत्व के बारे में क्वेश्चन आ गया। जिसने मैटर वाला 9th क्लास का चैप्टर पढ़ा है ना, उसके पहले ही पैराग्राफ में पंचतत्व का डिस्कशन आया हुआ है। आप कहीं पे भी घूमते रहिए, जितने फिलोसफर है ना, वो पूरी सारी फिलोसफी पढ़ने के बाद इस पंचतत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ही इस तरह से इंटीग्रल पार्ट की तरह उसके अंदर ऐसे शामिल कर रखा है ना कि अगर कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी उस पेपर को करता चला जाएगा ना तो भी हो जाएगा। अगर किसी ने शक्तिमान भी देखा है ना सर, शक्तिमान भी देखा है, तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा वो बंदा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। हाँ देखो, अब मैं थोड़ा और उसको डिफाइन करता हूँ, क्योंकि अभी भी वास्ट लग रहा है एनसीईआरटी कितना। देखो एनसीईआरटी अगर हम पूरी केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइडेड है। हमारी जो 9th 10th की एनसीईआरटी है वो मेजरली फिजिकल केमिस्ट्री है, और उसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो एक एक, ऑर्गेनिक का कार्बन कंपाउंड और इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल, इससे एक एक क्वेश्चन आता है। मैं मानता हूं वो वास्ट है, भाई भी मानते होंगे। एक बार को आप खाली रीड जरूर कर लें, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, पर इतना फोकस ना करें वरना वो कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद कर देगा। आपका क्या कहना भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है ना सर, वहां से यूजुअली क्वेश्चन आता है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होता है। मिसाल के तौर पर आपने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो कि इनके ऊपर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपने पढ़ा होगा कि मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, जो उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि भाई आप ये बता दो मुझे हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सबको पता है कि भैया अगर हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना भारी क्वेश्चन नहीं आ इतना रहे। भारी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट ठीक है, हो सकता है किसी जो नॉन साइंस का है, उसको केमिस्ट्री से डर हो, तो प्लीज आप इतना यहाँ कर सकते हो कि कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल को एक बार को आप हल्के में ले सकते हो, बट गो थ्रू जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। ये केमिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि यहाँ से 11th 12th में ये बेस हो जाता है उनका, जो भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स थी, ये केमिस्ट्री थी। अब आते हैं बायो पे भाई। 8 क्वेश्चन वहां पर आते हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से सर ये बायो पोर्शन सबसे तो आसान ऐसा है, है ना, जी जी, सबसे ये लड्डू है। पोर्शन तो हम्म। इस ये पोर्शन तो ऐसा है कि इससे है ना मैक्सिमम, चाहे कोई साइंस वाला हो नॉन साइंस वाला, इससे तो मैक्सिमम लोग डर के ही बैठे रहते हैं। पर और है नहीं मैं मेरे बता हिसाब रहा हूँ, से। हाँ हाँ, और ऐसे लोग होते हैं। और सर मैं बता रहा हूँ कि ये पोर्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे ना, हाँ बिल्कुल फैक्चुअल बात आएगी, जो फैक्ट में लिखा हुआ है वही आपसे पूछेंगे। और सर मैं बायोलॉजी के अंदर तो, केमिस्ट्री के अंदर शायद कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाए, फिजिक्स के अंदर भी आ जाए, बट बायोलॉजी के अंदर तो है ना एनसीईआरटी ही पूछेगा, और कुछ पूछना ही नहीं है उसको। क्योंकि उसका बिल्कुल। रीजन ये है, एनसीईआर सर बायोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा उसकी सब कैटेगरीज, सब फील्ड में डिवाइडेड है ना वो, कि लोग इतना ज्यादा पढ़ेंगे कैसे। इसलिए है ना उन्होंने अपना एक दायरा सीमित कर लिया है यूपीएससी वालों ने कि भैया इससे बाहर से तो हम लोग नहीं पूछेंगे। लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़ते रहते हैं, पता नहीं, उसके बाद एक्साइलम फाइलम पढ़ते रहते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है सर। जब और आपने देखा होगा सेल से क्वेश्चन आता है, देन कंफर्म, आप कंफर्म है सेल से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, सेल से आना तो है, नहीं कोई पेपर उठा आना लो है। कोई भी उठा लो, उसी वहां पे साल तो का। एक सेल का क्वेश्चन तो पूछेगा पूछेगा। उसके बाद आप आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिजीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बीमारियां उनको
एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उनकी ये भी है ना कि एक ऑफिसर जो कि आदमियों को लीड करेगा, भाई उसको ये तो पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड हाइजीन के बेसिक्स क्या है। फिर उनको रिप्रोडक्शन से, इंसान के रिप्रोडक्शन से शायद इतना मतलब ना हो, लेकिन उसको फ्लावर्स के, ठीक है, जो जनरल हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, फ्लावर से वो जरूर पूछ लेगा, यीस्ट से बडिंग पूछ लेगा कि भैया इसका ये क्या है, ठीक है, ये क्यों होता है, तो बिल्कुल वहां से कुछ आता है। बिल्कुल। नाउ आप मेरी बात ध्यान सुनिए। आप सेल, सर ने बोला कि सेल आना ही आना है, टिश्यू आना ही आना है, ठीक है। इसमें डिजीज आना आना है, विटामिन आना आना है। 4 क्वेश्चन तय हुए 8 में से, बिल्कुल श्योर श्योर। इसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हो सकता है आपको दिक्कत करें। एक है ब्लड और दूसरा है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 11 से आता है, वो अपना 9-10 का नहीं है। सिर्फ एक ही ये है अगर हम देखें, बट आता है। इस साल आया था क्वेश्चन कि प्रोटीन से होने वाली बीमारी कौन सी है, ठीक है, ये आया था। आई थिंक भाई भी एग्री करेंगे, लास्ट के जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं हमारे सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम जो 4-5 है उनमें से कोई एक उठा लेगा हर साल, और उसमें से लास्ट के कोई 3 दे देगा। आपका क्या कहना है भाई? सर उसमें भी मैं बता रहा हूँ, हाँ। उसमें भी एक क्वेश्चन और पक्का कर देता हूँ आपको। अच्छा। जब वो सिस्टम वाला आप चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना, हाँ। तो वहां पे रेस्पिरेशन के लिए है ना एक टेबल बना रखी है 3 से। अगर एन एरोबिक हो गई तो ऐसा होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी, एरोबिक होगा तो ऐसा होगा, ह्यूमन के अंदर होगी तो ऐसा होगा, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएंगे, यहाँ पे हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो वो टेबल है ना सर, उससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं लगातार 5 साल में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है सर। 5 बार में 5 साल बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि सिर्फ एक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है। और सर वो है भी कितनी, एक छोटी सी टेबल है, 3 लाइन लिखी हुई है वहां। बात भाई ने बिल्कुल सही की। अब जरा हम ना माइंडसेट पे आते हैं। देखो, इस वक्त हर किसी का दिल धक धक कर रहा होता है कि मेरा इतना सब्जेक्ट बचा है, ये बचा है, मेरा सिलेबस में इतना बचा है, ठीक है ना, या मैंने अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी है। मेरे हिसाब से भाई फौज भी हमें सिखाती है, हम लोग तो एसएसबी गए हैं, हमने एसएसबी जाकर इतनी बात सीख ली, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट पे फोकस मत करो। आपका क्या कहना है इस पे? सर बिल्कुल सही बोला आपने, रिजल्ट इज एन आउटकम ऑफ प्रोसेस। भाई प्रोसेस अच्छा करोगे तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन आराम यहाँ पे से। है ना सर, आपने मेरे एक प्रोफेसर साहब ने मेरे को एक रिसर्च पेपर भेजा था। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में डिक्सी ग्रे नाम की एक रिसर्च स्कॉलर थी, अच्छा। उनकी बात मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ। जितने लोग हैं ना यहाँ पे, जो भी लोग साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उनको ये शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग ऐसे होती है कि भैया जितना हम लोग डरते हैं ना किसी चीज से, तो हमारा है ना एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। हमारी एफिशिएंसी काम कम करना शुरू कर देती है जितने एफिशिएंट है ना। जैसे मिसाल के तौर पर सब लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाते हैं ना, तो वो पूछते व्हाट इज योर नेम, हाय राहुल, या हैव सीट, तो आदमी चौंक हो जाता है कि मेरे को बोल क्या दिया, ठीक है। कोई ऐसी सडन सिचुएशन हो जाती है सबके सामने कि भाई मेरे साथ हो क्या गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर है ना, क्योंकि उस टाइम उसके दिमाग के अंदर डर चल रहा होता है, तो डर हमारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है सर, बहुत ही उसकी इफेक्टिवनेस कम कर देता है। तो जितने लोग भी एग्जाम जाने वाले हैं ना, ये मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि पढ़ आप कितना भी लो, पढ़ाई से किसी का फायदा नहीं होता सर, क्योंकि रियलिटी में फायदा होने वाला है किस हिसाब से आप पेपर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने भी देखे होंगे सर, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत शानदार है, उनकी नॉलेज चेक करो सर, वो टीचर को पढ़ा के आ जाए, इतना शानदार हाँ उनकी नॉलेज होती है। हाँ हाँ बट एग्जाम के अंदर उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि वो डर जाते हैं वहां पे। तो डरना नहीं है भाई, हाँ। यही मेरा एक मेन मोटिव है। ये बात 2 बार इंसान डरता है, एक तैयारी के वक्त जब समय कम होता है, और दूसरा एग्जाम के वक्त। भाई ने एकदम क्लियर कट बोला है। और डर एफिशिएंसी बढ़ाता नहीं है, डर एफिशिएंसी कम करता है, ना ही गुस्सा। गुस्सा भी एफिशिएंसी ना नहीं बढ़ाता, वो भी खत्म ही कर देता कम ही कर देता सर। है। ओके। सर एक चीज और थी, हाँ बताइए। इसी चीज के ऊपर मैं ये क्या काम करता था ना सर, मेरे को ये बड़ा इफेक्टिव लगता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई, मतलब अटेम्प्ट करते हुए, कि जिस टाइम मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, तो खुद से बात करता हूँ मैं। उससे क्या होता है ना, अगर मेरे को नहीं क्वेश्चन आते तो मैं बोलता अरे यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन किसी को भी नहीं आता, छोड़ो मैं नहीं करूंगा इसको। फिर अगर कोई आसान सा क्वेश्चन है, यार ये फट्टू क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, इसको तो मैं पता नहीं क्या कर दूं, मैं अपने आप को ना सर बूस्ट करता रहता हूँ उस पेपर के टाइम पे। अगर क्वेश्चन कोई नहीं हो रहा, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, कर यार ये पढ़ा हुआ है, लेकिन दिमाग पे जोर डालूंगा तो आ जाएगा यार, कोई नहीं कर लूंगा। तो सर मैं अपने दिमाग को समझाता रहता हूँ कंटिन्यूअसली कि भाई रियलिटी में इतना मुश्किल पेपर नहीं है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। बट यूपीएससी के सर एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है, क्योंकि एक मेरे बीएचयू के अंदर है ना सर, आपने अगर आपने सुना हो, बहुत सारे प्रोफेसर यूपीएससी के पैनल के अंदर जाके बैठते हैं। हाँ। तो हमारे वहां पे हाँ काफी ज्यादा सेमिनार होते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इस चीज को डिफाइन किया है कि बेटा हम लोग है ना जब पेपर सेट करते हैं ना, तो पेपर को डिजाइन करते हुए यूपीएससी इस चीज को बेसिक जरूर मानता है कि भाई आप लोग पेपर को इस हिसाब से सेट करो कि चाहे कितना ही तुरंत खा हो,
पहले 5 क्वेश्चन के अंदर है ना उसकी एसएससी हो जाए, वो क्वेश्चन क्वालिफाई ही ना कर पाए, उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, क्योंकि 5 क्वेश्चन जिससे नहीं सॉल्व होंगे ना सर, फिर पता चल जाएगा कि इस आदमी के अंदर जिगरा कितना है। और जिसके अंदर यहाँ पे इजिली क्वालिफाई कर जाएगा ना, तो फिल्टर होने के बाद इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो रियलिटी लाइफ के अंदर वो डरपोक नहीं है। ये बात ना मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। यूट्यूब पे ना किसी आईएएस इंस्टीट्यूट ने किसी यूपीएससी के मेंबर को बुलाया था, उसने सेम डिट्टो बात कॉपी पेस्ट की थी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और ये बात बिल्कुल सही है। सी, अगर आप ये देखो, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन राउंड। अगर कभी एसएसबी जाओगे ना तो यूपीएससी एसबी वाले खुद ही बता देते हैं, हम सी यूपीएससी को एलिमिनेशन राउंड करते हैं कि इतनी छटनी उन्होंने कर दी, अब बाकी हमें देखने। सो दिस इज जस्ट एलिमिनेशन राउंड, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर फियर, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर कॉमन सेंस। ठीक है, तैयारी में चलो ये दो बातें हो गई, फियर हमने बात कर ली, साइंस हमने बात कर ली। अब बियॉन्ड दैट मैं कहाँ जाऊँ? 65 तक का स्कोर कैसे खड़ा हो सकता है? सर मेरा तो सर एक ही रहता है, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। एक किताब को 10 बार पढ़ो बजाय कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो। ये आपने बहुत बहुत जगह सुना होगा, लोगों ने, बच्चों ने, आपने भी सुना होगा, हर आदमी से सुना है ना। बट एक चीज है ना, अब वो कोई ये नहीं बताता कि उसको पढ़ना कैसे है। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है ना सर। आपको तो खैर पता ही होगा, क्योंकि आप तो खुद ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और हमारी इस सिलसिले में काफी ज्यादा बात भी हो चुकी है। बट रियलिटी सर ये भी है ना कि बच्चों को नहीं पता। बच्चे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको डरा देते हैं, वो यार पेपर आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। हम लोगों ने देखा कि अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, जब तक डील साइन नहीं हुई हमारी AK-203 की रशिया के साथ में, तब तक AK-203 काफी ज्यादा न्यूज के अंदर था। छोटी मोटी डील तो थी नहीं, काफी लाखों में राइफल्स बननी थी, तो ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर थी। अगर कोई और भी नहीं कुछ करता ना सर, अगर कोई पबजी या BGMI जो वाला गेम होता है उसको भी खेलता है, तब भी पता चल जाएगा कि भैया रशिया ओरिजिन की है या USSR ओरिजिन की है हमारी AK सीरीज की राइफल। क्वेश्चन आ गया सर CDS के अंदर कि इंडिया ने AK-203 के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया, डील साइन की है। तो CDS 2022 का क्वेश्चन है ये। आपने देखा होगा सर, पिनाका है, हर बार आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन बीच में उन्होंने घुमा के पूछ लिया, अब ये बता दो कि पिनाका और स्मर्च किस टाइप का इक्विपमेंट है। तो एयर डिफेंस के इक्विपमेंट है सर वो। अब स्मर्च सुन के है ना, अब जिसने रशियन इक्विपमेंट के बारे में नहीं सुना, तो स्मर्च सुन के दिमाग के ढक्कन उड़ गए, अरे यार ये क्या पूछ लिया मेरे से तो हो नहीं। अब देखो, भाई ने बहुत सही बताया, बट इसमें ना आपको ये समझना है कि डिफेंस से 3 क्वेश्चन तो आने तय ही तय हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप देखो, हम लोग तो ये रोज पढ़ते रहते हैं, तो हमें एक रोड मैप पूरा दिमाग में तैयार हो गया है। पर कुछ कंट्री ना कुछ ही चीजें देता है। जैसे रशिया है, आप चॉपर की उम्मीद कर सकते हो, आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर सकते हो, आप बाकी जो बड़े इक्विपमेंट्स है, टैंक वैंक, वो हमने लिए। ठीक है, वहीं आप आ जाओ फ्रांस से, तो हमने एक बार मिराज लिया था और दूसरी बार रफाल लिया, उसके अलावा हमने उससे कुछ नहीं लिया। तीसरी बात आ जाओ आप इसराइल पे आ जाओ, स्मॉल आर्म वेपन्स लेते हैं हम सिर्फ, या हमने ड्रोन ले लिया। यूएसए से मेजरली हमने एग्रीमेंट बड़े साइन करे हैं, जैसे लिमोसा, कॉमकासा, ये सब। या हमने वो ले रखा है, आपने 2 चॉपर ले रखे हैं और एक अपना क्या कहते हैं, अपाचे ले रखा है। सॉरी, एक हमारा हाँ, 2 चॉपर ही ले रखे हैं, एक अपाचे और एक और। अब ये हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है। अगर मोटा मोटा भी पता है तो भी आप एलिमिनेट कर पाते हैं। अच्छा, एक बात और है भाई, आपने राहुल नोटिस किया होगा यार, काफी लोगों का ये मानना होता है कि अगर मैं पेपर में कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। क्या ये होता है किसी के साथ? मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम सोल्व कर लो, जो आदमी, जब हम लोग करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं ना, तो करेक्ट एक ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। हाँ, बट 4 ऑप्शन अगर 1/4। हाँ, एक ऑप्शन गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वही प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। सही बात। 2 को करते हैं तो 1/2 होगी। और उन 2 में से आप मेरे को पता है यार, ये सुना सुना लग रहा है, ये सुना सुना नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा रिलेटेड है, मैंने पता नहीं कहाँ सुना, लेकिन पढ़ा था, जैसे केबीसी में करते हैं ना सर, ये सुना सुना लग रहा है। तो जब वो सुना सुना लग रहा है ना, तो 110% सर चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बता रहा होता है कि भाई सुन ले इस बात को, और वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे एग्जाम के अंदर। करेक्ट, बट ये सिर्फ शर्त उसके साथ है जिसने कम से कम एक बार सिलेबस कवर करा हो। ये नहीं हाँ मेरे को अंदाजा लग रहा है, ये ठीक ठीक सा लग रहा है, ये ठीक ठीक नहीं। हमें क्या होता है, हमें रिमाइंड आ रही होती है लाइन कि हाँ ये वहां कुछ मैंने पढ़ा था, हमको लाइन याद आ रही है। हमको ये नहीं होता जिंदगी में कभी देखा था, या मेरे को मेरी गट फीलिंग आ रही है। हमारी गट फीलिंग वाला नहीं होता, हमारा एलिमिनेटेड होता है या ड्रेस एलिमिनेटेड होता है, वो तब होता है जब हमने देखा था हाँ ये लाइन वहां पड़ी थी। एक आपने एक और, मैंने रिसेंटली एक को पढ़ा था, ठीक है, मेरे है वो एजुकेशन के अंदर ही उनके एक स्कॉलर साहब हैं, वो ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर अपनी रिसर्च करें, क्योंकि एजुकेशन के अंदर ही आता है सारा। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्यूशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपने भी बोला कि बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत ही इजीली है ना, बिना कुछ पढ़े एक दिन पढ़ते हैं और आराम से एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं।
और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारे बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं, बट उनके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। रीजन होता है सर इंट्यूशन। इंट्यूशन ही हेल्प करती है इस ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने में। तो इंट्यूशन सर आपने बिल्कुल सही भी बोला है कि भैया वो होगी क्वेश्चन सॉल्व करने से। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, तभी तो इंट्यूशन काम करेगी ना। और गट फीलिंग भी उसी के काम करती है जिसने ईमानदारी से मेहनत की हो। ईमानदारी जो से मेहनत हवा की हो। आएगा वो तो फिर हवा में ही हो जाएगा। अगेन मैं बात बोल रहा हूँ, गट फीलिंग हमारी ऐसी नहीं होती कि जिंदगी हमने कभी देखा था ना, हमारी तैयार होती है कि हमने वहां पढ़ा था, ये गट फीलिंग है, वहां पर मुझे देखा देखा याद आ रहा है, ये हमारी गट फीलिंग होती है। ठीक है। तुक्के तो यार, अच्छा तुक्के का क्या हिसाब है? तुम तुक्के आप मानने में बिलीव रखते हो? मैं तो बहुत डरता हूँ उससे। एग्जाम के अंदर है ना सर, मैं आपको हंसी आएगी इस चीज सुन के, ये एग्जाम को का है, मतलब सुन कायदे के में ना ठीक हमें है। रियलिटी, मतलब सुन के हंसी आ रही है। हमें दिक्कत है ना उस तुक्के से नहीं है, बट तुक्के शब्द से दिक्कत है, वो काफी ज्यादा इलॉजिकली यूज होता है। तुक्का क्या है सर? अगर उसको साइंटिफिकली कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लगाया जाए ना, कोई कितना ही पढ़ाई करके चला जाए, 50% से ज्यादा उसको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। हाँ, फिर ये चलता बात है तो है। एलिमिनेशन, कॉमन सेंस। जैसे आपने सर एक बात बताओ, मैं बच्चों को है ना सिविल सर्विसेज के अंदर का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप ये बताना कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा। वहां पे है ना वोटर बेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सारी स्टेटमेंट थी, 6 स्टेटमेंट थी। उनमें से है ना सर एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि एक वोटर बेस है ना पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे इंडिया के हर स्टेट के अंदर है, हर यूनियन टेरिटरी के अंदर है। आप मुझे बताइए सर, वोटर बेस जो नेशनल वोटर बेस है, आपने तो पढ़ा ही है, उनको हम लोग अगर हिमाचल प्रदेश में डाल देंगे, उत्तराखंड में डाल देंगे, जम्मू कश्मीर में डाल देंगे, वहां पे तो पानी छिछला है ना सर, नाव डूब जाएंगी, लोग मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा, वहां पे ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन तो खुद ब खुद गलत हो गया। अरे आप ये समझो, भाई ने क्या कहा, अबे वहां स्पीड से बहुत आ रहा है पानी भाई। पानी बहुत स्पीड आ रही है। जब तक नॉर्थन प्लेन में नहीं आएगा, वो उत्तराखंड के एंड वाले एरिया तक नहीं आएगा, तब तक पानी की स्पीड स्लो ही नहीं हो रही, बोट चली नहीं पाएगी। वो उसे कहते हैं, वहां होती वाटर राफ्टिंग, याद आ रहा है तुम लोगों को? वाटर राफ्टिंग होती है वहां पर। वहां बिल्कुल सही। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बात भाई ने सही बात कही कि ये बात तो खैर हमने किताबें नहीं पढ़ी थी, हमारा कॉमन सेंस होता है, साइंटिफिकली जो हम रिस्क एलिमिनेट करते हैं ये वो होता है। ओके, चलो यहां तक आ गए भाई। तो अभी तक हमने साइंस की बात की थी, अब तक थोड़ी डिटेल में बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से हम पहले पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में क्या सीन है हमारे पास, जो पॉलिटी है यहाँ पर, पॉलिटी के अंदर हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड है: मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिट्स। देखो मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो मैं तो टाइम वेस्ट करता नहीं, और अगर तुम कवर करने बैठे तो 1.5 महीना लग जाएगा, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि बता ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, यूएस से हमने क्या लिया, न्यूजीलैंड से क्या लिया, बस एक ही क्वेश्चन आता है। बाकी सारे क्वेश्चन, अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 12 से लेके 11 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन से आते हैं। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीएम कैसे काम करता है, सीएम कैसे काम करता है, पंचायत कैसे काम करती है, कमिटीज कैसे काम करती है, आपके शेड्यूल क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, म्यूनसिपैलिटी क्या होती है, ये सब के सब इसमें आते हैं, और ये करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोच के देखिए, ये आपका गुजरात एरिया है, गुजरात एरिया में आपका इस बॉर्डर पे, ठीक है, 5 किलोमीटर तक का एरिया दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया यहाँ पर तो अपनी फौज रखो। सरकार कहते हैं मुझे 5 नहीं, मुझे 25 किलोमीटर चाहिए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कि कौन कितना रखेगा। तो ये होता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझना है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिट्स, इससे एक क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है, इसलिए करना बहुत जरूरी होता है। ये पॉलिटी आपको करनी है, ठीक है। अभी जो बुक है, बुक के बारे में राहुल बताएगा, तो मैं अभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी बात देखो ज्योग्राफी के टॉपिक के, देखो ज्योग्राफी 50% डिवाइडेड है। 50% आता है स्टैटिक टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आपको एग्जाम से 1 महीने पहले करने होते हैं, उससे पहले करोगे तो भूल भाल जाओगे। तो बाकी बचा 50% ये, इसमें आपको दिमाग बहुत मारना होता है। फिजिकल, इंडियन सिविल, सॉरी सिविल कह रहा हूँ, यूनिवर्सल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे एक क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से तो आप खाली ओशन करंट करो और स्ट्रेट्स करो, और बस बस इतना कर लो, बहुत है। इससे इनमें से कोई एक क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। अदरवाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना करोगे यार, कितनी रिवर्स याद करोगे, कितने माउंटेन याद करोगे, वेस्ट ऑफ टाइम। फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी बहुत टाइम लेगा आपका, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और ये फुद्दू टॉपिक होता है, एक दिन का भी नहीं है ये, ठीक है ना। ये सब आपको कैसे करना है, ये सब राहुल बताएगा कि कौन सी किताब उठानी है, क्या करनी है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है हिस्ट्री। देखिए एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा आएगा मुश्किल है, पर मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चोलास, महाजनपद, और क्या नाम है उसका, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ के जाता, और इसमें वेदास, इतना पढ़ के जाता, क्योंकि ये बहुत अच्छा फाउंडेशन करता है, और ये आसान टॉपिक है, एक एक दिन में खत्म हो जाते हैं।
फिर मिडिवल हिस्ट्री में जरूर करके जाता, मॉडर्न हिस्ट्री में करके जाता, क्योंकि इससे 50-50% चांसेस हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये मेरा होती आदत, ठीक है ना। लास्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है कंपनी कैसे चलती है, घर कैसे चलता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है देश कैसे चलता है, कंट्री कैसे चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करा तो आपका बेड़ा कर। साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, वो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, ये सब आप एनसीईआरटी से खुद से कर सको तो बहुत बढ़िया, ना कर पाओ तो मैंने इंडिविजुअली बना दिए आपके लिए कोर्स, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सिंपल इस लिंक पे जो भी जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अभी तो मैंने 31 मार्च तक लास्ट बुलेट नाम का एक कोड दे रखा है, ठीक है। अभी ये सिर्फ उनके लिए है बच्चे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझो कि ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अगर आप बिना किसी की मदद के कर सकते हो तो एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। मेरे से जो जुड़ेगा ना, मैं उसको एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, पर मैं उससे ये भी कराता हूँ। इससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, शॉर्ट में समझ में आता है करना क्या है। क्लियर है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत है, मन नहीं लगता, तो मेरे से मुलाकात करो, मेरे से बात करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है बच्चे, ठीक है। वो मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। बट शर्त ये है, पढ़ना शुरू करो। गेम खाली जो है ना एग्जाम निकालने का, वो है कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ना, और ये आप पूरा कर सकते हो। समझो मेरी बात। तो प्लीज़ डू योर जॉब टू स्टडी, अदरवाइज ये सपना इतना मुश्किल नहीं है जो पूरा ना हो, बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रोज मेंटेन करनी है। यही नहीं मेंटेन होती, दिक्कत आ रही है कंसिस्टेंसी के लिए, बात कर लेना, हिचकिचाना मत, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सॉरी हिस्ट्री पे। मुझे समझाओ कि अभी किसको पिक करें, समय कम है। अभी हाँ। से समय है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा साइंस, क्योंकि उसमें हमें पता है कि एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और उसका है ना इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो ज्यादा है किसी अदर सब्जेक्ट से। हमें वहां पे रिसोर्सेज सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, या एक ही बता रहा हूं मैं आपको सीधा, एक ही रिसोर्स पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है बस, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहीं से सेट हो जाएंगे। बाकी आपके जो फ्री लेक्चर्स है वो तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो फ्री लेक्चर है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझो, भाई ने कहा एनसीईआरटी, आपने लक्ष्मीकांत क्यों नहीं कहा? वाई डोंट सपोर्ट द लक्ष्मीकांत? मतलब मैं भी नहीं मानता, बट ठीक है, फिर भी क्या है रीजन, दुनिया मानती है। किस, अच्छा लक्ष्मीकांत बुक से रिलेटेड, एक्चुअली सर क्या है ना, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है। मैं हर चैप्टर के अंदर उसके बहुत सारे चैप्टर एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके ना बहुत सारे उसके ये पार्ट है, सब कैटेगराइज कर रखे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, वो जो बुक लिखी हुई है ना, उसके फर्स्ट पेज पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है ना सर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर पीसीएस का कोई देना है, सिविल सर्विसेज का देना है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें एनालिटिक्स और आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट अपने इसके अंदर नहीं काम आएगा, यहाँ पे है ना सीडीए सीएपीएफ और एनडीए के अंदर फैक्ट का और थोड़े से आर्ग्यूमेंट का एक मिक्स आता है, और आर्ग्यूमेंट भी बहुत छोटे मोटे होते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में बहुत छोटे मोटे। तो इतने भारी बुक को पढ़ने के लिए है ना, आप लोग ये कर सकते हो, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो है कि आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, पूरी बुक के पीछे मत भागो, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। आप लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक कोई नहीं है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 850 पेज रिवाइज करने में है ना, कितना ही शानदार एस्पायरेंट हो, हालत खराब ही हो जाएगी। हाँ देखो, लक्ष्मण इज गुड, बट अगर मैं होता, मेरा छोटा भाई होता, या राहुल का छोटा भाई होता, हम दोनों कहते हैं 11 के दोनों पार्ट कर, 1 और 2, और जो इंडियन डेमोक्रेसी क्लास 12th में वहां तक कर ले, बहुत है, ठीक है। आसान किताब है और आपको सिस्टमैटिक वे में समझ में आएगी। आपको एक बात नोटिस आ रही है कि हम लोग बार बार एनसीईआरटी पढ़ने को कह रहे हैं, इसके पीछे ये रीजन होता है कि जो इंग्लिश का पेपर आता है ना आप सीडीएस का, वो रीडिंग बेसिस पे आता है, तो आपकी रीडिंग सुधर जाती है उसी से, और वो बहुत जरूरी है। वरना आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि कितने भी वो क्या आप याद कर लो, 10,000 होती है पूरी डिक्शनरी, वो कभी खत्म नहीं होगा, और आप पे पूरी जिंदगी नहीं है 10,000 वर्ड याद करने की। हाँ भाई राहुल, आपको कुछ कहना है सर इस मामले में? इंग्लिश के अंदर है ना मेरे 80 मार्क्स, हाँ। तो इंग्लिश के अंदर सर मेरे 80 मार्क्स आ गए। लोग मेरे मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने पूछा कि यार ये 80 मार्क्स आ कैसे गए, तो सर मैं ईमानदारी से उनको बता रहा था यार मुझे भी नहीं पता कैसे आ गए। रीडिंग में कर लेता था, क्योंकि वो पढ़ने के लिए है ना, जीएस पढ़ने के लिए रीडिंग करनी होती है एनसीईआरटी की। तो इंग्लिश उसमें एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखी होती है, जो कि एग्जाम के अंदर भी ऐसी इसी तरह की इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश को लेकर इंट्यूशन बिल्ड होगी, क्योंकि हमारा माइंड है ना सर, वो इस तरह से डिजाइन है कि वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेजेस को सीख लेता है। हाँ। क्योंकि ये कंसेप्ट एक्विजिशन ऑफ वर्ड्स के अंदर आता है, जितने ज्यादा वर्ड सीखोगे
लैंग्वेज उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी, उतनी ही फ्लुएंसी के साथ उस लैंग्वेज के ऊपर आप कमांड से बोल सकते हो, लिख सकते हो, काम कर सकते हो, सुन सकते हो उसको, तो इजिली वहां पे भी स्कोर हो गया। और इंग्लिश के अंदर भी है ना सर, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है ये। और यूपीएससी के जो रिसेंट पेपर आ रहे हैं ना, पहले होता था कि बहुत सारे एंटोसाइनो पूछ लिए, एक वर्ड दे दिया, 4 वर्ड उसका बता दो इसको। अभी है ना सर, प्रैक्टिकल सेंस लगानी है, रीडिंग स्किल्स अच्छी है, तो नियरली 70% क्वेश्चन हो जाएंगे वहां से क्वालिफाई। बिल्कुल बच्चे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। 10,000 वर्ड कैसे याद करोगे? आपको सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, पास्ट पेपर कर लिए, 4-5 आपके रिपीट हो गए, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं है। ठीक सर है। एक चीज और है ना, आपने एक चीज और फील की होगी, इतनी मोटी मोटी बुक आई, एसपी बख्शी की थी, ठीक है, मैंने उसको पूरा पढ़ के देखा, वर्ड पावर पढ़ के देखी, वर्ड पावर बहुत अच्छी बुक बहुत है, अच्छी किताब है, हाँ। बहुत अच्छी किताब है, पर उसका मैं अप्लाई कैसे करूं उसको? ठीक है, क्योंकि वर्ड वही याद रहते हैं। जैसे आपको मेरा नाम तभी याद होगा जब दिन में 1-2 बार अपनी बात हो चुकी होगी, आपको मेरा फेस याद रहेगा, तो दिमाग के अंदर वो पिक्चर परसेप्शन बन जाता है कि फलाने सिंह का नाम ये है, ठीक है, सर का नाम शुभम है, मेरा नाम राहुल है। तो किसी के आदमी के दिमाग में है ना पिक्चर कैसे बनेगी, कि जब हमारी बात होती है तो वर्ड्स, हमारा दिमाग भी है ना पिक्चर्स बनाता है सर किसी भी चीज की। अगर मैं ये दिखाऊंगा, बोर्ड दिखाऊंगा, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये बीमारी है, कुछ नहीं पता रहेगा। लेकिन जब मैंने बता दिया ये है भाई, बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है, तो आपको पता चल जाएगा। अगली बार दुकान के ऊपर जाओगे, भाई वो देना, एग्जाम बोर्ड देना, तो उसको मांग लेंगे। तो मैंने एक यहाँ बात पे भी नोटिस सर, की है कि वर्ड पावर मेड इजी करने की बात की ना, आपको सारे वर्ड याद नहीं रहते। अगर मान लो 700 वर्ड है, यू विल एबल टू रिमेंबर 300। ठीक है। यस सर, बुक वाले ने भी साफ साफ कहा है वर्ड पावर मेड इजी स्टार्टिंग में। इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिस यू डू, द बेटर यू विल रिमेंबर। ऐसा नहीं है कि सामने वाला को इंटेलिजेंट आती है। ठीक है। सो हमारे पास समय कम होता है बच्चे। 700 वर्ड, 800 वर्ड, 900 वर्ड सारे याद नहीं हो सकते। प्लीज फोकस ऑन रीडिंग। आपको हो सकता है साइंस किसी ने अच्छे से ना पढ़ाई हो, ठीक है, आपके टीचर्स अच्छे ना हो, जिस वजह से आपके दिमाग में साइंस में डर बन गया हो। मैंने साइंस पढ़ाई है, मैंने लिंक डाला है, आप फ्री लेक्चर आराम से देख के देखो, आपको कंफर्टेबल होता है वहां से कंटिन्यू करो। ठीक है। बट मेक श्योर कि कंप्लीट जरूर करो एक बार, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। दूसरी बात, मैं मान रहा हूं कि आपने कहीं से कंसेप्ट पढ़े और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ने का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, तो आप यकीन मानिए एनसीईआरटी के पेजेस बहुत ज्यादा नहीं होते, 4-5 पेजेस होते हैं 9, 9, 10 में, एक चैप्टर में। तो वो एक ग्लांस में आधे एक घंटे में खत्म हो जाते हैं, कोई लंबा नहीं है एक्चुअली। एक तरह से आप ध्यान से देखो, कंसेप्ट, एनसीईआरटी आपका रिवीजन, और फिर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, एंड यू रियलाइज की अरे ये तो आराम से सब हो रहा है। सर एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता देना चाहता हाँ हूँ बताइए मैं, सर। क्योंकि ये सब का है साइंटिफिक है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोग है ना, पढ़ पहली बार किताब खोली और रटना शुरू कर देते हैं, ये वो इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, सेल में ऐसा हो गया, टिश्यू में ऐसा हो गया। नहीं, ये बात बिल्कुल याद नहीं कर पाएगा सर कोई भी। उसका सबसे बेस्ट तरीका है ना, क्योंकि हमारे दिमाग तक को अभी तक पता ही नहीं है कि इसके अंदर मैं पढ़ने क्या वाला हूं। तो एक जनरल रीडिंग जैसे न्यूज़पेपर की लेते हैं ना, कोई भी हमें समझ में आए ना आए, शुरू से लेकर आखिरी तक उसको पढ़ते हुए चले जाओ। पढ़ने के बाद जिस टाइम आपको जो समझ में आता, पेंसिल हाथ में है, उसको आप अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। चाहे आपको पूरी बुक ही अंडरलाइन क्यों ना करनी पड़ जाए, आप तो करते चले जाइए। बुक शायद भद्दी दिखेगी, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी रीडिंग पे जब आप आएंगे तो आप इरेजर लेके बैठिए। इरेजर लेके बैठने से क्या होगा कि कुछ फैक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर जा चुकी होगी, लगभग 35 से 40%। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मेरे को ये पता है। अब आप है ना उस इरेजर के साथ, जो कि अनइंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है, उसके साथ इरेज करते हुए चले जाइए। ठीक है, इतना कर लिया। अब थर्ड रीडिंग पे आइए, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। बट ये विश्वास करिए, पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग में, दूसरी रीडिंग से तीसरी रीडिंग में आपका टाइम घटता हुआ आ जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है। हाँ थर्ड ये रीडिंग में बिल्कुल, ये बिल्कुल भाई ने एकदम सही तरीका बताया। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आपके पास जो राइट टीचर है नहीं है, और आप खुद से एनसीईआरटी फोकस कर रहे हो, तो यही तरीका है। पैसे की कमी है कुछ है, एनसीईआरटी तो फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, तो आप इसी तरीके को अप्लाई करें। पर अगर आपको, अगेन मैं बोलता हूँ, टीचर ढंग का मिल रहा है, चाहे मैं या कोई और, फर्स्ट वॉच अ वीडियो और फर्स्ट वॉच अ लेसन एंड गो विद द एनसीईआरटी। एक बार की एनसीईआरटी से भी आपका काम हो जाएगा। बट यार मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। देखो मैंने एक नोटिस किया है कि इंटरेस्ट कैसे एक सब्जेक्ट में आता है। किसी को पढ़ाई में ऐसा कुछ खास मजा नहीं आता, ये दुनिया में यूनिवर्सल फैक्ट है। बट जब हम कुछ पढ़ते हैं और हमने क्वेश्चन लगाया और हमसे हो जाते हैं, तो वो जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है ना, मतलब वो अल्टीमेट होता है। मतलब इंसान का मैंने देखा है, अगर मान लो 4 चीजें लूं मैं, हगना, खाना, नहाना और पढ़ाई। आप हगो, आहा, आनंद ही आनंद। ठीक है। आपको भूख लग रही है, आपने पसंदीदा खाना खा लिया, आपको आनंद ही आनंद आएगा, भाई आ जा मजा आएगा। ठीक है। आप थकान हो रही थी, सुबह उठे, आप नहा कर आए, फ्रेश महसूस हो, आपको मजा आएगा। पर 2 घंटे की पढ़ाई करके चुको, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता। इनफैक्ट और थकान और होती है। बट आप सोच के देखो, मैथ्स में ऐसा होता है, जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आय हाय, परम आनंद भैया, मजा, इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता कोई दुनिया में, कि खुद से कर लिया भाई। कोई तारीफ नहीं कर रहा, बट खुशी नहीं बता सकता।
तो वो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने ये बनाया था नियम कि मैं एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की बैक साइज जरूर करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करती थी, और मैं मेरा मोराल बहुत हाई कर देती थी कि हाँ मैंने सब सही पढ़ा है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और मेरे को सर मतलब हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, मैंने एनसीईआरटी के लिए साइंस में स्पेशली पीवाईक्यू नहीं करे। मुझे एहसास हुआ कि वहां पर जो बीच में क्वेश्चन दिए हैं या एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए लास्ट में, वो कंसेप्ट इतना रोबस्ट कर देते हैं कि जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, आपको वो मतलब गो वन वन फ्लो में हो जाते हैं। आपका क्या कहना है? आपका कुछ कोई एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आता है, लोगों ने एनसीईआरटी के पन्ने पलट पलट के पागल हो गए कि क्वेश्चन आया कहां से। क्वेश्चन आया जो एक्टिविटी सेक्शन होता है ना सर, एक्टिविटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया अगर हम H2SO कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि भैया इस प्रोडक्ट के अंदर हम ये चीज डालेंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा और उस सब्सटेंस का कलर होगा ब्राउन करके, कुछ रेडिश ब्राउन करके कलर होगा, वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने थे। तो सर ये क्वेश्चन है ना स्पेसिफिकली आपको एक्टिविटी के अंदर गिवन है। अब एक्टिविटी लोग पढ़ते हुए, एक्टिविटी कौन पढ़ता है? कौन लोग पढ़ता है तो सर? मजाक हो जाए, पागल है क्या यार, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इसमें ये इतनी लाइनें लिखी हुई है, यही याद कर ले तू। तो एक्टिविटी से सर क्वेश्चन आ गया। अब लोग बोल रहे, ढूंढ रहे कि भैया क्वेश्चन कहां से आ रहा है। फिर आपने H2SO4 वाला सर वो क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग क्या होती है, ठीक है, एक्टिविटी के अंदर भी गिवन है। और एनसीईआरटी के लास्ट के अंदर जो बैक एक्सरसाइज के बाद है ना, डू विद योर ग्रुप करके है, वहां पे गिवन है बिल्कुल क्लियरली, उसकी पिक्चर बनी हुई है जिसमें H2SO4 और वो बोतल की नोज बोस वाला करके बना रखा है। अब लोग घूमते रहे एनसीईआरटी की पीडीएफ उठा के, मिला ही नहीं क्वेश्चन कहीं से, और फिर बोल रहे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, साफ लिखा हुआ है सामने, देख लो जाके, चेक तो कर लो। तो यहाँ से बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सर पर आपका पढ़ाई में मन कैसे लगा? आपने इतने सारे एग्जाम निकाला है, आपका पढ़ाई में मन कैसे लगा? सर पढ़ाई पढ़ोई का तो ऐसा है ना, मेरे दादाजी की उम्र हो गई 96 साल। हाँ। तो वो मैं जब भी उनके साथ बैठता हूँ ना, पता नहीं, अब वो बार बार एक ही बात रिपीट करते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई से ज्यादा नीरस चीज कोई भी नहीं है। अब मैं बोला फिर दादा मैं ये मतलब इससे होगा क्या, जब नीरस है तो फिर मैं क्या करूं? कह रहा कुछ नहीं यार, उसमें रस डाल, वो तो अपने आप ही डालेगा। ठीक है, खुद से बात करनी शुरू कर दे। ठीक है, ये ए की चाची, बी की मामी, टी की ताई और एक्स की मौसी, तो ऐसे करके कोई ना कोई कुछ ना कुछ फनी कंसेप्ट बना ले, कुछ दिमाग में पिक्चर बना ले, वो तो खुद से ही बनाना है, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा सर नीरस कोई नहीं है और पढ़ने से ही फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये। और मैंने एक बात रियलाइज की है, मैंने जब एनडीए शुरुआत में थे तो मेरे तो नहीं निकले थे, मैं आपको सच बताऊं। इसका एक कारण ये था, मैं ना हमेशा इसलिए पढ़ाई करने के लिए बैठता था क्योंकि मुझे ना एनडीए निकालना था। मैं इसलिए पढ़ाई करने नहीं बैठता था कि मुझे उस सब्जेक्ट में मजा आता था। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ठीक है, वो जो बैक हैंड में आप बैठ रहे हो वो ठीक है, बट पढ़ाई में 1-2 घंटा जो भी आपका लगना है, वो तब आप बैठ पाओगे कि जब आपका सच में उस सब्जेक्ट में मन लग रहा है, आपको उसमें फन आ रहा है कि हाँ यार इसमें कुछ है बात। ठीक है। सर पिछले 4.5 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने एक चीज रिसर्च की और एक चीज पाई कि भैया टीचर और सब्जेक्ट वही फेवरेट होता है जिसमें मजा आता है। तो हाँ। अगर अगर सब्जेक्ट में मजा आ रहा है तो वहां पे टीचर अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास टीचर नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद से उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग डालो, कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसर्च पूछो, अरे ये कैसे हो सकता है, कुछ फनी यूट्यूब कर लो, सर्च कर लो यार, इतना कुछ है आज के टाइम में तो। ठीक है, लेकिन खुद से ही करना पड़ेगा, ये तो कोई वो है नहीं। हाँ सर एक चीज है जो कि कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये मेरे को भी ना काफी लेट पता चली थी, लेकिन और जितने लोग हैं ना, मैं विश्वास मानो, ये 65 नंबर मेरे आ तो गए हैं, हर बार 55 भी आए हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में सर 3 घंटे से ज्यादा लगातार बैठ के कभी पढ़ाई नहीं की, मैं इतना ज्यादा काम छोड़। नहीं सर, मेरे मेरे केस में और बनता है, मैं तो 30 मिनट बाद ऐसा पक जाता हूँ, मुझे 2 मिनट के लिए बाहर घूमने जाना ही जाना हाँ, तो सर ये है ना कि एक्चुअली क्या था ना कि मैं बहुत काम छोड़ू, सच में बता रहा हूं। तो मेरे को ये था कि भाई एक बार पढ़ाई करूंगा और कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेते जुगाड़ के हर बार अपना पास हो जाए। ठीक है, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो एक जापानीज है ना सर, इक्कागाई, आपने सुना हाँ, होगा इकागाई इक्कागाई के किताब भी है, हाँ। इक्कागाई की अनेक सबऑर्डिनेट है, उसको वुडू टेक्निक बोलते हैं। वुडू टेक्निक क्या होता है कि हर 1 घंटे के अंदर 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक कैसा होना चाहिए कि 10 मिनट का ब्रेक मतलब 10 मिनट का ब्रेक, लेकिन ये उस टाइम पे यूज करो जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग है ना सर चौक हो जाता है। फिर दूसरा है ना सर, एक तो ये चीज होगी, दूसरा है लेयरिंग मेथड का यूज करो। ठीक है, जैसे एग्जाम के अंदर आपके सामने क्या होगा, आप साइंस के 4-3 क्वेश्चन आए, अचानक से हिस्ट्री आ गई, फिर 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, फिर पॉलिटी आ गई, पॉलिटी के बाद एक साइंस का आ गया, फिर 2-3 हिस्ट्री के आ गए, फिर एक पॉलिटी का आ गया, ज्योग्राफी आ गई, तो मतलब सफलिंग होके क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी दिमाग क्या है ना, सरप्राइज मोड में रखो। अचानक से आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हिस्ट्री का कोई भी एक चीज है ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपने नोट्स बना रखे, कुछ भी कर रखा है, कहीं से आपने पेड कोर्स ले रखा है, कुछ भी कर रखा है,
तो उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दो, चाहे उसकी 10 ही लाइन क्यों ना पढ़ो। रीजन ये है, 1 घंटा वहां पढ़ने के बाद 10 लाइन ये पढ़ लो, ताकि आपका दिमाग है ना सरप्राइज के लिए रेडी रहे। वो भी है, बिल्कुल भाई ने सही बात कही। एक ना लोगों की हैबिट ये भी होती है कि मैथ्स पढ़ना तो पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ रहा है, साइंस पढ़ना तो पूरे दिन साइंस पढ़, वो गलत तरीका होता है। मेक अ शेड्यूल। मेरा तरीका तो भाई ऐसा था कि मैं ऐसा कहता, एक रटने वाला, एक समझने वाला, फिर एक रटने वाला, फिर एक समझने वाला। भाई सुबह उठा, वो कैब कर ली, 20 मिनट की होती है, 20 मिनट में वो कैब मेरी तय हो गई। मुझे पता था, क्योंकि मैं तैयारी करता था एससीसीएल से, मैक्सिमम रिपीट होता था, ठीक है। और लास्ट के कुछ दिनों में सीडीएस आफ्टर रिवाइज करके चला गया, उससे मेरा काम हो गया। और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6-7 तो आराम से कर दिए, 2-3 मेरी बुद्धि में आ गए, वो मैंने कर दिए, तो 10 में से 8-9 हो जाते थे मेरे। नाउ मैंने सुबह सुबह वो कैब करी, वो कैब करने के बाद भैया मैंने ब्रेक ब्रेक लिया, जो भी लेना है, करंट अफेयर देख लिया अपनी। लास्ट मंथ में अभी टाइम हो रहा होता है करंट अफेयर का, पूरे साल तो पढ़ी नहीं होती करंट अफेयर अपन ने, ठीक है ना। तो अभी देख रहे होते हैं कहीं वीडियो 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 पे आ जाए। करंट अफेयर देख ली, करंट अफेयर के बाद भैया अब मेरा ये लॉजिकल वाला काम खत्म हो गया, अब मैं फिर कुछ रटने वाला देख लिया, केमिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री देख ली, पॉलिटी देख ली। उसके बाद मैंने वापस फिर साइंस ले ली। मेरा अल्टरनेट चलता था, एक रटने वाला, एक समझने वाला, एक रटने वाला, एक समझने वाला। और मतलब फिर एक बार शेड्यूल बना लिया, फिर उसी को चलाता था। छूट जाए थोड़ा कोई बात नहीं, अगले दिन उसको कंटिन्यू कर लिया करो। चीज हो रहा है ना, आपने तो हर जगह जगह सुनी होगी, दो हाँ बातें हैं। हाँ। एक तो है, इफ प्लानिंग इज डन, हम्म। हाफ वर्क इज डन। ठीक है, हाँ। अच्छी प्लानिंग होगी तो मैं बता रहा हूँ 60% काम हो गया, बस अब उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं, वो सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं, ओ यार पढ़ लेंगे कर लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो प्लानिंग प्लानिंग कुछ नहीं, ठीक है, बस चालू कर अभी दो। सुन लिया शुभम सर का कोई मोटिवेशनल बात सुन ली, इधर से कोई संदीप माहेश्वरी जी का सुन लिया, तो जाके ना बस आज ही रात में ऑफिसर बन जाऊंगा मैं। एग्जाम 6 महीने बाद है, अभी एलिजिबल भी नहीं है बंदा, ठीक है, 2 साल बाद कहीं एलिजिबिलिटी आएगी, आज ही रात में ऑफिसर बन जाऊंगा। तो ये सर बहुत ही लंबी रेस है, कंसिस्टेंसी चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना सर, जो कि सबको समझनी पड़ेगी, कि एग्जाम के अंदर है ना, अपना सेक्शन को डिवाइड कर लो। जैसे इंग्लिश के अंदर है ना, आप तो रिलेट करेंगे इस चीज को, काफी ज्यादा 120 क्वेश्चन है, उसमें रीडिंग के भी बहुत सारे हैं। और मैंने बताया कि 70% पेपर, आपने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि 70% जो पेपर है वो रीडिंग स्किल से इजिली सोल्व कर सकते हैं। हाँ। और रीडिंग में भी सर पैसेजेस हैं, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैरा अरेंजमेंट है, और एक क्लोज टेस्ट है। ये पोर्शन ऐसा है ना कि रीडिंग करके है ना, अगर आप एक एक वक्त ऐसा आएगा, एक पैसेज पढ़ने के बाद है ना, दिमाग ऐसा लग जाता है यार कुछ समझ में दिमाग में क्यों नहीं जा रहा मेरे। हुआ कभी सर फील, किसी ना किसी को हुआ होगा, एक पैसेज 2 पैसेज की कुछ लाइनें पढ़ने के बाद है ना, दिमाग में ऐसा फील होता है यार ये दिमाग में नहीं जा रहा, मैं क्या करूं इसको। उसी एक लाइन को 20 बार पढ़ते तब समझ में आता, अच्छा ये लिखा हुआ क्या, सोनू का चाचा ये है। ठीक है, तो उसको एक काम करिए, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक काम है सर। रीडिंग करने के बाद है ना, हमारा दिमाग चौक हो जाता है, तो एक रीडिंग का पैराग्राफ करने के बाद, रीडिंग पोर्शन को एक करने के बाद सिनोनिम पे पहुंच जाओ। ठीक बिल्कुल। है, आप सुनो, या तो आता है सुनाने में, या तो नहीं आता है, नहीं आता, उसमें कुछ कर फिर तो सकते नहीं तुम। दिमाग फ्रेश हो गया। दिमाग फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा से किसी और चीज के ऊपर चले जैसे जाओ, पी क्यू आर एस, इसके बाद पी क्यू आर एस कर लो। रस कर लो। ठीक है, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट वाला कर लो, S1 S2 एंटोनिम्स करने के बाद फिर इडियम फ्रेजेस पे आ जाओ, फिर क्लोज टेस्ट कर लो। तो शफलिंग में अगर करते रहोगे ना, और सर एक चीज हो रहा है, बहुत लोग है ना, जैसे मेरा एक दोस्त था बेचारे के, मतलब उसके सर बाद में उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, और अभी वो एकेडमी से पास आउट होके पोस्टेड है किसी एक रेजिमेंट के अंदर। तो उसके साथ है ना, जब मैंने पहला एग्जाम उसके साथ, हम लोग इकट्ठा सेंटर, पटना सेंटर था हमारा, उसके साथ बड़ी फनी चीज हुई। उस बेचारे ने है ना ईमानदारी से पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, पेपर में टिक मारता जा रहा है, करेक्ट करता हुआ जा रहा है। इंग्लिश का पेपर था, पहले सुबह के टाइम पे पेपर। तो उस आदमी ने क्या किया कि लास्ट तक है ना वो गोली फिल नहीं की, हाँ, और बहुत लोग हाँ होते हैं, हाँ। ही नहीं की, और पेन की निब थी छोटी 0.5, वो अपनी जो छोट पतले वाली आती है ना, हाँ हाँ हाँ। इंक का एक पेन आता था सर काले वाला, तो उससे है ना वो अब भरने में लगा हुआ है। लास्ट तक ऐसा हुआ कि पेपर तो सारा सॉल्व कर लिया उसने, लेकिन उससे है ना सर 50 गोले नहीं भरे गए। होता है, बहुत लोग होता है, छूट जाते हैं, बहुत तो लोगों के साथ होता ये है ये। भी पेपर छूटने ये का भी किस्सा भी इंग्लिश का भी बहुत होता है। बहुत देखो होता सर। अभी लास्ट पेपर जो हुआ सीडीएस का, लोगों ने बहुत कंप्लेन की कि इंग्लिश का पेपर टफ आया, मतलब लेंदी आया, टफ नहीं आया, लेंदी आया बहुत। तो मुझे मतलब, आपको भी पता होगा राहुल भाई, ये किस्से हमने अभी तो सुने नहीं है, 2017-16 में भी सुने थे हमने, जब हम लोग खुद दिया करते थे कि भाई तब भी ऐसा होता था। इसका मतलब एक बंदे ने पहली बात तो पीवाईक्यू करे नहीं थे उसने, दूसरी हाँ, बात उसको ये बात भी नहीं समझ में आई कि पहले रीडिंग वाला हिस्सा या पीक्यूआरएस जो S1 S6 वाला है, वो पहले होना जरूरी है, क्योंकि समय खाता है वो। इनफैक्ट मैंने एक बात देखा है कि जो आप अल्टरनेट वे में कर रहे हैं, रीडिंग फिर सिनोनिम एंटोनिम फिर ये पीक्यूआरएस, फिर कुछ आपका 1 घंटा जाएगा इन दो को खत्म करने में, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और खत्म हो जाते हैं, बट आपका दिमाग काफी हल्का हो जाता है, क्योंकि जो भारी मतलब फ्रेश दिमाग से होना था वो अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जो
या तो आता है या तो नहीं आता है, हल्का फुल्का वो बचा होगा ईडियम फ्रेज या वो कुछ, वो आपने करके खत्म करे। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी ईडियम फ्रेजेस का ये जो इंग्लिश का पेपर है, मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश के पेपर में जो लास्ट टाइम रहा है वो वैसे ही रहेगा। मतलब ईडियम फ्रेजेस नहीं आया तो अगली बार भी ज्यादा चांसेस है नहीं आएंगे। सर हो सकता है इस पे, क्योंकि यूपीएससी अगर सारे पत्ते हमें दिखा देगा तो हम हाँ वो क्या करेगा। हाँ तो इस पे यही है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो कुछ ना कुछ रहेगी। अब की बार शायद नहीं पूछा तो क्या पता अगली बार हेमोफोन्स पूछ ले, वो हाँ नहीं पूछेगा तो और कुछ पूछ लेगा। तो उसका तो ये चलता रहता है, वो कुछ ना कुछ है ना रिसर्च के लिए उसने, उसकी सर 200 आदमियों की टीम रिसर्च के लिए बैठी रहती है, जो यूनिवर्सिटी से बुलाता है और बोलता है भाई तुम पैसे कितने ले लो, बच्चों को पागल बनाना है। ठीक है उनको, क्योंकि वो बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे, हाँ। और जो बेसिक्स अच्छा पे काम क्वालिफाई करेगा। ये बात है, अब जैसे ना होमोनियम्स आए थे इस बार इंग्लिश में, जी बहुत जने जी। का सर होमोनियम्स तो बहुत मतलब पता नहीं कहाँ से आ गए, मिल नहीं रहे किताब में। सिर्फ एक एक्सेप्ट एक्सेप्ट वाला एक होमोनियम्स आया था, वो तो आपको हर किताब में मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। अब मैं बोलूँ वेटिंग अवेटिंग, या बचपन से लेके आज तक पढ़ रहे हो, दोनों का मतलब वेट ही समझते हो गया आप। अब वेटिंग का मतलब वेट फॉर, और वेटिंग का मतलब होता है किसी का इंतजार है, डेफिनेट है वो आने वाला है। ना हो बच्चे, मैं सच बताऊं, राहुल भाई के साथ भी और मेरे साथ भी ऐसे है, हमने नहीं करे होमोनियम्स, क्योंकि हमें पता है मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स की अलग बैंक, होमोनियम्स का अलग बैंक। हम तो पागल हो जाएंगे। अच्छा फ्रेजल वर्ब का भी एक अलग बैंक हो गया, तो हमारा तो आधे टाइम रटने में ही चला जाएगा, और कितना रट लेंगे हम लोग। तो हमारे लिए तो रीडिंग गॉड ब्लेसिंग थी कि भैया रीडिंग करनी ही करनी है। मैं मानता हूँ, राहुल भाई भी मानेंगे, रीडिंग से एकदम से जादू नहीं होता। आप एक महीने भी कर रहे होगे ना, एक चैप्टर में 100 सेंटेंस होते हैं, आप 100 सेंटेंस ही पढ़ रहे हो, आप उसका मतलब अपने दिमाग को वायरिंग कर रहे हो। और आप नोटिस करोगे इंग्लिश का पेपर आप करते कैसे हो, पढ़ने में कैसा लग रहा है ना। तो रीडिंग में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो पढ़ने में कैसा लग रहा वाला जो तुम्हारा स्टाइल है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। क्या कहते हो भाई राहुल भाई? तो एक काम कर लेते हैं ना, आज से लगभग 1.5 महीना आप लोग रीडिंग करके देख लो, फिर एक पीवाईक्यू सोल्व करके देखना, एक आज कर लो एक उस दिन सोल्व करके देखना, और फिर अपने मार्क्स के अंदर डिफरेंशिएट करके देखना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है मार्क्स के अंदर, पेपर सोल्व करने में आपको कैसा फील हो रहा है। इन दो टेक्निक्स का यूज करो, श्योर मैं सिर्फ मेरे वर्ड्स दे रहा हूं कि पक्का आपका है ना कम से कम 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, कम से कम 20 मार्क्स आराम बढ़ से जाएंगे। 20 नंबर, बहुत आराम से। मेरे जो कीर्ति बैच में लड़की है, उसका नाम भी कीर्ति है, उसने बताया कि उसके अपने आप ही बढ़ गए। अच्छा यहाँ तक की बात हो गई, हमने इंग्लिश पे बात करी, हमने कुछ साइंस जीएस के टॉपिक्स की बात करी, साइंस और पॉलिटिक्स स्पेशली। बट अभी ना मैं अगर करके जाता हूँ तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर लेके जाता हूँ। क्या आप हिस्ट्री भी लेके जाते हो? तो सर मैं तो कुछ नहीं छोड़ के जाता। एक्चुअली आपको सुन के भी थोड़ा सा हंसी आएगी इस चीज के ऊपर, बट जो मेरा साइंस और हिस्ट्री ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब मेरे इनके अंदर मैं शोर शोर लेके चलता हूँ कि भाई इनके अंदर मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। रीजन अच्छा। ये है कि तो सीएससी के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैंने ग्रेजुएशन की है वो मेरी हिस्ट्री के अंदर ही है, तो वो भी एक चीज है। पर उनका ज्यादा कोई फायदा इसके अंदर नहीं होता सीडीएस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन तो थीम से आने हैं। थीम्स से क्वेश्चन सर, जितने लोगों ने अगर चोलाज को पढ़ा है ध्यान से, हमारी थीम्स के अंदर पार्ट 2 के अंदर है, ध्यान से अगर पढ़ा है तो वहां से क्वेश्चन आया एक साल में कि भाई चोलाज ने है ना, क्योंकि वो शैविज्म को मानते थे, चोलाज ने है ना गंगईकुंड चोलापुरम के अंदर, तंजावर के अंदर और एक चिदम्बरम के अंदर, या 3 जगह ना शिवाइट टेम्पल बना दिए। और ये 4 ऑप्शन देके आप लोगों से पूछा है कि भाई वैष्णवाइट टेम्पल इनमें से कौन सा है, तो वही 3 तो मेंशन करके बता रखा है ना शिवाइट टेम्पल है, हमें वैष्णवाइट पूछ रखा है। तो वही वहां पे श्रीरंगम करके एक ऑप्शन था, ऑप्शन शायद ए करेक्ट था, हाँ सीबीएफ का सीडीएस का क्वेश्चन था। तो उसके अंदर बहुत क्लियरली दे रखा था ये चीज, वो श्रीरंगम करके आप इजिली उसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद सर आपने देखा होगा कई जगह सुना होगा, जितना भी आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हैं इधर उधर, चाहे आप नितिन सिंघानिया क्यों ना पढ़ लें, इतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं। उसके अंदर सर बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि भैया जब चोलास को पढ़ते हैं ना, वहां पे नटराज की है ना एक ऐसी मूर्ति बनी होती है टांस वाली, है ना, वो शानदार से सुंदर लगती है वो। हाँ तो चोलास ने है ना नटराज की जो इमेज है शिव भगवान की, उसको काफी ज्यादा है ना फेमस करने की कोशिश की थी, एडवर्टाइज किया उसको, एज ए सिंबल भी यूज किया कई जगह पे। तो इसको यूज करके अब हमारे इसमें सीपीएफ के अंदर क्वेश्चन आ गए। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि यहाँ से थीम्स से आजकल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ गए। इवन आपने एक सुना होगा वो बंदनी दास करके एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें हाँ अमार करके एक क्वेश्चन था, लोगों ने सर सारी बुकें पलट के देख ली, कहीं पे नहीं मिला वो। थीम्स के अंदर जब आप ये पार्ट 3 को खोलते हो ना, वहां पे एक बॉक्स के अंदर फोटो लगा हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर फोटो के बाद नीचे सारी चीजें लिखी हुई है।
कि भाई अमर कथा लिखी थी बंदनी दास की है, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें हुई, तो वहां से क्वेश्चन आ गया। फिर आपने शरद हवा करके एक क्वेश्चन सुना होगा सर, मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा, फैक्ट है सर, ये बहुत ही शरद हवा। अब लोगों ने बोला यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई यूपीएससी वाले। शरद हवा सर, जब हम लोग शायद 6th या 7th चैप्टर है उसका, 3rd अपने पार्ट का, तो उसके अंदर है ना एक फोटो लगी हुई है, शरद हवा एक मूवी थी, ठीक है। उस मूवी के ऊपर और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज है वहां पे जिसमें बता रखा है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या पेन था लोगों का, ठीक है। आपने सुना होगा कि गांधी जी फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कहां पे दिखे, तो सब लोग है ना चंपारण का नाम मार्क करके आते हैं भाई, ठीक है, चंपारण के अंदर दिख गए है ना, वहां पे राजकुमार शुक्ला जी थे और वहां पे दिखे होंगे। बट नहीं सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां का मैं स्टूडेंट हूं, वहां का सौभाग्य ये था कि फर्स्ट टाइम गांधी जी की स्पीच वहां पे हुई थी, ठीक है, 1916 के अंदर। तो मेरा डिपार्टमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, और ये बात है ना, मुझे तो खैर पता थी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। अब आप सोच के देखिए, जितने लोग ये परेशान है ना कि भाई 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिसेंट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि यूपीएससी का जो शिफ्ट हुआ है ना, जो हमारे प्रदीप सर थे लास्ट जो चेयरमैन थे, वो काफी ज्यादा कल्चर को लेके काफी ज्यादा सजग थे कि भैया इंडिया की हिस्ट्री किसी को ना पता हो, लेकिन अगर कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है ना, तो इंडिया का कल्चर तो पता होना चाहिए। आप इसलिए ये हर ना, ये कल्चर से यूपीएससी चेयरमैन वाली बात तो आप कह ही रहे हैं, मेरे को एक बात और एहसास हुआ है, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी होता है। मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले वाला समय जो काल था, उसमें सिंपल आप देखोगे कांग्रेस के ऊपर बहुत सवाल आ रहे थे, गांधी जी के ऊपर बहुत सवाल आ रहे थे। एंड द मोमेंट सरकार बदल गई है, ऑटोमेटिकली मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री पे ज्यादा शिफ्ट हो गया है। मिडिवल हिस्ट्री से बहुत कुछ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार देखे ही नहीं गए। तो ये भी होता है कि जिसकी सरकार, मतलब जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस चलेगी, ठीक है ना। तो वही वाला सीन है, हो सकता है मैंने मुहावरा गलत बोल दिया, बट कहने का सेंस आई थिंक मेरी आप फीलिंग पकड़ गए होगे। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप हिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो तो इस बार मिडिवल में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन उसमें ज्यादा है, उसको आप करना। अब तुम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हो तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें वेदास करना चाहिए, चोलास करना चाहिए, तुम्हें मतलब महाजनपद वेदास करने चाहिए, बुद्धिज्म जैनिज्म करना चाहिए। एक बार आप हड़प्पा को क्योंकि आप साइड छोड़ दो, रीजन क्या है, आप ध्यान से समझो कि जिस चीज में जरा सी खुदाई होकर कुछ नया पता लग जाए, वो यूपीसी थोड़ा कम पूछता है। आपको अगर लास्ट सीडीएस में तो आया है बच्चे, वो एक क्वेश्चन है, उसके चक्कर में आप अपना 1-1.5 महीना खराब नहीं करोगे। तो मिडिवल और ये एंशियंट वाला हिस्सा जो मैंने आपको टॉपिक बताया, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। राहुल भाई कुछ ऐड करोगे? तो भक्ति मूवमेंट से सर बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं, हाँ भक्ति मूवमेंट से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ जैसे अब मैं एक बंदे का नाम दे रहा हूं, मतलब एक ये है रिलीजन है, एक एक विश्वास की एक धारा है जिसका नाम है वीर शिवा, ठीक है। तो इसको वीर शिवा जो ट्रेडिशन है, इसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब लोगों को सुनकर लग रहा है पता नहीं किस हवा में बात कर रहा है, एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली दिया हुआ है सर ये, और ये क्वेश्चन आया है आपके सीडीएस के अंदर, हाँ और लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि सर मैम नितिन सिंघानिया भी कैसे पढ़ लेंगे, मतलब अब तो ये बात होगी ना कि हम लोग भी सिविल सर्विसेज के लिए जाना शुरू कर दें। मैं बता रहा हूँ सर, फैक्ट के बेसिस पे है ना, अगर फैक्चुअल डिटेल्स की बात की जाए तो सिविल सर्विसेज से ज्यादा मुश्किल है सीडीएस और सीएपीएफ। अगर करंट के लिए बात की जाए तो ये ज्यादा आसान है, वहां पे करंट के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पे करंट के क्वेश्चन कम आते हैं, मतलब उस गहराई से क्वेश्चन नहीं आते। एक बात और ये समझो, सिविल सर्विस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेपर इज स्टेटमेंट वाइज, 90%, ठीक है। वेयर सीडीएस और एनडीए या सीपीएफ इज लाइक 75 to 80% पेपर इज वन लाइन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शन। आप जितना गहराई में जा रहे हो कि सिविल सर्विस के तो ज्यादा कूद रहे हो, तो आप अपनी बैंड में जा रहे हो। यस सिलेबस सेम है, यस बुक्स भी सेम है पढ़ने वाली, बट हमारा पढ़ाई का तरीका अलग है थोड़ा, ठीक है। हम लोग उतनी नहीं जा रहे हैं डीप में, गहराई में, कि करंट से भी हर चीज हर बार रिलेट करें। यस आपके आता है करंट से, बट उसके लिए मैं अगेन जो आपको करंट अफेयर अब यूट्यूब पे आने वाली है आपके लिए, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर करने वाला हूँ उसमें, कि जीएस और प्लस करंट अफेयर मिलाकर। एक चीज और है ना, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, जैसे घर की सीढ़ियां होती है ना, हाँ यूपीएससी का एग्जाम भी ऐसे ही है। हाँ एनडीए यहाँ पे है, वहां पे आपने सुना होगा एक एग्जाम कंडक्ट होता था जिसको कराता था यूपीएससी कंडक्ट, एससीआरए बोलते थे उसको, अच्छा है ना। उसमें स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में है ना, डीआरएम के लिए स्पेशल पोस्ट आती थी उसकी, जैसे एनडीए के लिए लोग जाते हैं ना, तो ऐसे लोग जाते हाँ, थे। याद आ गई मेरे को, 2013 की 2016 कहानी है। हाँ 2015 में लास्ट कंडक्ट हुआ था ये, हाँ उसके बाद नहीं कंडक्ट किया, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये दोनों एग्जाम है ना यहाँ पे थे बिल्कुल बेस पे, फिर उससे ऊपर आता है सीडीएस, फिर उससे ऊपर आता है सीएपीएफ, उसके ऊपर आता है यूपीएससी के जो एफिलिएटेड एग्जाम है, जहां पे है ना, जिसमें हमारे जीएस के रिटन पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हर पेपर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो करंट अफेयर आएंगे ना, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले करंट अफेयर आएंगे। मैंने आपको बता दिया, पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की,
अब करंट अफेयर का सर, एक करंट अफेयर आ गया इससे रिलेटेड, मान लीजिए अब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, ठीक है, और इंडिया की स्टेल्थ पावर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, वाटर पावर को, क्योंकि ये बहुत क्लियरली पोर्तुगीज ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया, अभी अमेरिका प्रूव कर रहा है, चाइना भी इस चीज को प्रूव करने में लगा हुआ है कि जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड पे तो वही राज करेगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग नेवी करने के लिए P-75 जो डीजल सबमरीन है उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बनवाना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, उसके टेन्योर्स जो टेंडर्स थे वो न्यूज के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएगा ही, और ये आ गया आपके सीडीएस के अंदर, तो तो ये टेंशन मत लो, जनरल। इस बात को तो यूट्यूब पे मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, लिंक मैंने यूट्यूब पे वहां डाल दिया है, और आपको मतलब नेक्स्ट मंडे से ही मैं चालू कर रहा हूँ, तो मेक श्योर यू ज्वाइन लाइव क्लासेस हैं फ्री में, और जो भाई कह रहे हैं वो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इतना आपको टेंशन नहीं, बात नहीं, पर जो बाकी बातें कर चुके हैं वो आपको खुद से जरूर करनी है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक आ गए, हम हिस्ट्री की बात भी कर चुके हैं, व्हाट अबाउट द ज्योग्राफी पार्ट, ज्योग्राफी इज लेफ्ट। सर ज्योग्राफी वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन है सर, मेरे दिल के बहुत करीब है वो, हाँ क्योंकि ज्योग्राफी को ऐसा है ना, जो मैं एनसीसी में था भी तो हम लोग मैथ सोल्व करते थे, हाँ क्योंकि एमआर होती है वहां पे, मैप रीडिंग होती है, तो मैंने टीएससी के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, पर वहां पे टीएससी क्या होता है ना, थल सैनिक कैंप होता है, जो एक आम जवान को करना होता है ना ग्राउंड के ऊपर, सारी वही वो बीपीटी की तरह दौड़ के भाई पूरे ऑब्स्टेकल क्रॉस करने होते, वो सारा कुछ करना होता था, लेकिन फिर हमें आरडीसी के लिए जाना पड़ गया, वहां पे थोड़ा ड्रिल व्रिल के ऊपर ज्यादा फोकस होता था, तो मैंने पाया कि मैप को सोल्व करने में है ना मैं बहुत ही अच्छा था, क्योंकि माय फादर वाज अ कमांडो, ठीक है, एक स्पेशल फोर्स थी, उसी के अंदर कमांडो थे मेरे पापा, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी, तो वहां से ज्योग्राफी के अंदर मेरा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया, जैसे आपने है ना ये सुनी होगी, काफी वर्ड्स आते हैं भाई, स्टेलेक्टाइट्स क्या होते हैं, स्टेलेग्माइट्स क्या होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और वहां पे आपसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये है ना सारी की सारी हम लोगों को काफी चीजें हमारे एनसीसी के सिलेबस के अंदर मिल गई थी, तो वहां से मेरा काफी एक इंटरेस्ट जनरेट हो गया था। फिर यहाँ पे सीडीएस के अंदर है ना इंडियन ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आते हैं, साइक्लोन से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। सर एक मिसाल के तौर पे है ना, अभी मैंने बताया था कि 2021 के अंदर हमारी एनसीईआरटी रिवाइज हुई थी, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी भी है, नई एनसीईआरटी भी। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर है ना, आपने माउंट थुलियर के बारे में नहीं पढ़ा, पहले था ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, नया जो रिसेंट ये आया है, अमेंडमेंट आया है, उसके अंदर ये गिवन है, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में ही माउंट थुलियर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अंडमान निकोबार की ना चारों पीक, जितनी सैडल पीक है, चारों जो इंपॉर्टेंट पीक है, डफोलो है और एक और है, तो इनके बारे में ना उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, और लगातार 3 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार सीएपीएफ के अंदर आया, सीडीएस के अंदर आया, और जहां तक मुझे याद है एनडीए के अंदर भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, सिविल बिल्कुल। सर्विसेज के अंदर आ चुका है। देखो पूरी ज्योग्राफी को, अब देखिए, आप पुरानी से पढ़ रहे हो, नई से पढ़ रहे हो, जो आपके पास है आप उसे पढ़ना शुरू करो, तो इतना डीप में मत जाओ, ठीक है। हम लोगों को तो खैर ऐसा याद हो जाती है, जब हम एक बार निकाल लेते हैं तो हमको लगता है कि और नंबर कहाँ से गेन करें, और नंबर कहाँ से गेन करें, पर आप लोग अभी इस पोजीशन पे हो कि आपको तो अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, ज्योग्राफी को दो हिस्से में डिवाइड कर दो, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है, एक रटने वाला पार्ट है, जो कि शौशान आता है। मैं आपको ना वो शौ क्वेश्चन वाले पहले आपको बताता हूँ वो कौन कौन से। देखो, आप रेलवे जोन तो करो ही करो, आपको हर साल क्वेश्चन दिखेगा, वाटरवेज, नेशनल हाईवेज आपको करने करने क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा एनिमल कहाँ मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या कहते हैं, माउंटेन पासिस आने ही आने, लेक्स आने आनी, सॉल्ट वाटर ये आनी आनी, ये कंफर्म क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप और गहराई में जाओगे तो आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ओशन करंट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन से कंट्री पास हो रहे हैं, ये कंफर्म क्वेश्चन है। ये कंफर्म क्वेश्चन तो आप प्लीज करके ही जाओ, वीडियो चाहे अभी 10 सेकंड पीछे करो, दोबारा सुनो, बट इसे नोट कर लो और आपको मिलेगा ही मिलेगा। वरना मैंने ज्योग्राफी का अलग से पूरा एक सेक्शन बना रखा है, वो आप ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, काफी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में होगी, तो मेक चीज श्योर पता कि है, आप देख लें जरूर एक बार। आपने बिल्कुल सही बोला, हम्म, लेकिन पता है क्या होता है, आपने भी इस चीज को फील किया होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को पॉइंट वाइज याद करनी होती है ना, तो हाँ उसको कॉल करने में, याद करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, हाँ तो हाँ, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है ना सर, आप है ना, क्योंकि आप कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी आप मैप की बुक को फॉलो कर रहे हो, ऑक्सफोर्ड कर रहे हो, ब्लैक स्वॉन कर रहे हो, डज नॉट मैटर, लेकिन एक चीज है कि आप है ना उस पर्टिकुलर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, किताब के अंदर आप पढ़ लो, याद करने की कोशिश करो, बट उसका मैप जरूर देख लो, क्योंकि मैप है ना, पिक्चर जो चीजें होती है, जो पिक्टोग्राफिक इमेज होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर है ना, दिमाग ज्यादा देर तक रखता है उस चीज को, इसीलिए सर आप देखेंगे ना बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, अगर वो पिक्चर वहां पे हम लोग सेव करा लेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पेपर के अंदर। हाँ, पिक्टोग्राफ में ये सारी चीजें देखो आपको एक बार देखनी तो पड़ेगी,
ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा ज्योग्राफी का कोर्स है, पूरा पिक्टोग्राफ जैसे भाई ने बताया, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी। हैव अ लुक, देखो आराम से। बट याद रखो, इससे भागना मत कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ के ही काम चल जाएगा ना। क्लियर इमेज होनी जरूरी है, भाई ने बिल्कुल सही बताया। ज्योग्राफी जिस चीज में इमेज है तो उसकी तो लेना ही चाहिए एडवांटेज। 2000 आपने एक चीज और फील की होगी, 2021 के जितने सीडीएस अभी 4 हो चुके हैं, ठीक है, एनडीए के भी क्वेश्चन आ चुके हैं और सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने एक चीज जरूर फील की होगी कि अभी है ना ज्योग्राफी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि उसमें पूछा गया है कि एक लॉन्ग, आपने एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में सुना होगा कि इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है वो, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया के 8 स्टेट के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, उसमें एक स्टेट का हमें आंसर बताना था कि किस स्टेट के बारे में बात हो रही है। उसमें उस स्टेट का हम लोगों को ये बता दिया गया कि जो उसका नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शेयर करता है। तो यहाँ पे एक, जब वो सारी आप लोग सोल्व कर लोगे ना, तो लास्ट में मिजोरम ही ऑप्शन बचेगा। तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको मैप देखने की आदत नहीं है ना, वो बहुत ही मुश्किल उस चीज को सोल्व कर सकता है, यार हाँ, मैं क्योंकि ये सफल हो रहे हैं सर थोड़ा इस बिल्कुल सही एग्जाम। बात, अगर मैं कहूँ रेदर देन मेकिंग अ नोट्स फ्रॉम एक कॉपी बनाकर, भाई ने भी शायद ऐसे ही करा होगा। हमने तो एटलस ले ली थी, अभी ऑक्सफोर्ड की एटलस आई थिंक मेरे लिए गुड है, और जिसको जो लगे वो लेना। मैंने ऑक्सफोर्ड की एटलस में ही मैप के साथ ही वहां पर मार्क कर लिया था, और ऊपर अगर मुझे कुछ लगा तो मैंने ऊपर नीचे लिख लिया, तो वो मोर देन सफिशिएंट था। क्योंकि मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बात आप समझ लो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं शुभम सर आप। लेकिन बहुत सारे अगर बच्चे उन जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली आपके फोन में नेट तो होगा ही, और हाँ जब आपके अंदर नेट है तो भाई 2 वेबसाइट, एक पीएमएफ आईएएस करके है और एक लोटस अराइज करके है, उनके ज्योग्राफी के मैप्स मैप्स देख लो। मैं और कुछ नहीं बोल रहा आपको, ठीक है, मैं कोई उनका पेड स्पॉन्सर नहीं हूँ, बट उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर कर रखा है ना, शुभम सर को कर रखा है, बट उनके वो मैप्स अच्छे हैं, आपको है ना बहुत ही सेग्रीगेटेड मैप्स मिल जाएंगे, हर उसके रिवर्स के भी मिल जाएंगे, हर चीज के मिल जाएंगे। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो मैप्स को जरूर देखो, अगर मैप को देखने की आदत होगी ना एक बार, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लोगे यार अपने पेपर के अंदर, बहुत ही अच्छे मार्क्स बूस्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक जी है, शुभम सर। ओके। चलिए यहाँ तक की बात तो सर हो गई। नाउ द लास्ट पार्ट, यहाँ तुमने ओटीए वालों की तक की हेल्प कर दी, बट अभी मैथ्स की अगर हमने मदद नहीं करी तो आईएमए एएफए धोखा हो जाएगा। आपका क्या कहना है? सर मैथ्स का तो ऐसा है ना कि मेरे मैथ्स के अंदर सर मैं ज्यादा इतना फोकस करके नहीं गया, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मैं 40-50 क्वेश्चन वहां पे कर लूंगा और मेरा निकल जाएगा। तो मेरा ये था कि मेरे को जीएस मेरी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो बस अगर आपका ये ऐसा है, ठीक है, तो आप मैथ्स को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, वहां लिवरेज दे सकते हो। जिस आदमी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश अच्छी है, वो क्या कर सकता है, जीएस में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा कंफर्ट में रख सकता है कि हाँ यार ठीक है, तो साइड में पढ़ा हाँ, रहे। एक्चुअली तरीका भी यही है, देखो हमेशा ना बी प्लान तैयार होना चाहिए, अगर मैथ्स टूटी तो इंग्लिश बचा ले। ठीक है। पर ये सब चीज है ना, कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ये ना आप सिखा सकते ना मैं सिखा सकता, ये सिखाएगा सिर्फ पेपर। और पेपर अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर फेल हो जाए, ठीक है, आप लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज खरीदने की कोशिश करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से ले लूं, उस प्लेटफॉर्म से ले लूं, भाई पीवाईक्यू से बढ़िया टेस्ट सीरीज नहीं है कोई, बस यार उसके ये बात नहीं अंदर। मानेगा, देखो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे टेक्स्ट बुक हो चाहे अकेडमी हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो लोग बेच रहे हैं और मैं अच्छा भी बेच रहे होंगे, कोई बुराई नहीं, अड्डा 24/7 वाला कोई भी बेच रहा है। बट यार ये बात राहुल ने, आई थिंक मेरी ना पहली बार किसी बंदे ने ऐसी बात कही है और मैं टच हो गया। पहले चलो आप बोलो, आपके लिए पीवाई क्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगा, मेरी हाँ, कहानी क्या थी, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सर इसके अंदर क्या है ना कि पेपर क्वालिफाई, पेपर के अंदर बैठने से पहले बाहर फेल होना सीख लो। जितने हाँ ज्यादा यहाँ पे फेल होगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने एग्जाम के साथ अलाइन कर लोगे ना खुद को, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे मैं करता था ना, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा था जो पेपर के अभी तक शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गई। मैं पेपर से पहले है ना सर, पढ़ाई वढ़ाई मैंने इतनी नहीं की, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं इतना पढ़ने वालों में से नहीं हूँ कि भाई मैं 4 घंटे 10 घंटे में लगा दूं, मेरे बस का नहीं है सर, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ इस चीज को। लेकिन एग्जाम से पहले ना मैं खुद को पेपर के साथ अलाइन कर लेता था। कैसे करता था कि अगर 2021 में मेरे को पेपर देना फेब में, तो मैं क्या करता था कि 2018 से लेके अभी तक के सारे 10-12 पेपर हो जाते थे वहां पे, हर साल में 2 हो रहे हैं, तो 10-12 हो गए, 10 हर एक दिन पेपर सोल्व करता था। जैसे यूजुअली अगर मैं आईएमए के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि 9 से 11 हमारा इंग्लिश का पेपर आना ही आना है, फिर 1 घंटे का रेस्ट होगा, 12 से 2 जीएस है, 1 घंटे का रेस्ट होगा, 3 से 5 हमारा मैथमेटिक्स है। पूरे पेपर को है ना, मैंने क्या होता था कि उस टाइम पे किसी का पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है,
बट मेरे पास ये नहीं था कि भाई मैं चेक करने के लिए बैठूं, तो मैंने कहीं से है ना पेड टेस्ट सीरीज खरीदी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती है PYQs की। उसके अंदर मेरे को उनके भाई जो उन्होंने ये बता रखा है मुझे कि कैसे आपका आंसर आया, जो उनकी डिटेल्स है उसके अंदर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी क्या हुआ, एक दिन मैंने पेपर दिया, मेरा ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ गया, मेरे इंग्लिश के अंदर इतने आ गए, GS के अंदर इतने आ गए, मैथ्स के अंदर इतने आ गए, मैंने सारे लिख लिए। लिखने के बाद अगले एक दिन मेरी छुट्टी है। अब जो टॉपिक्स मैंने गलत किए हैं ना, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन को मैं गलत कर रहा हूं उनको मैंने एक पेपर के ऊपर लिख दिया। जैसे साइंस को टॉपिक लगाया तो साइंस के अंदर मैंने सेल को गलत कर दिया, मतलब सेल का मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, टिश्यू का क्वेश्चन गलत कर दिया, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन गलत कर दिया, या मोशन से क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उन सभी को मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मैंने नोट्स बनाए थे सर, और ईमानदारी से नोट्स बनाए थे, काम करने की कोशिश की थी। तो अभी मैं क्या करूंगा कि उनको वहां से इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक को यहां से रिवाइज कर लूंगा। अब फिर दोबारा से, अब एक दिन मैंने रिवाइज दोबारा पूरा जो जो गलत किया था उसको रिवाइज कर लिया। अब यूपीएससी में सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपको तो खैर पता ही है, टॉपिक रिपीट होते हैं। अब टॉपिक मैंने जीरो से सारा रिवाइज कर लिया, अब दोबारा से मैं पेपर के अंदर बैठूंगा। अब क्या हुआ, ये टॉपिक मैंने रिवाइज कर लिए, अब मैं एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन फिर गलत होंगे, टॉपिक फिर गलत होंगे, फिर मैं दोबारा जो भी मैंने रिसोर्सेज फॉलो करने थे या करे हुए हैं उनके अंदर से दोबारा रिवाइज कर ले। ऐसा करते करते सर जब तक मैं अपने 16वें या 15वें पेपर तक पहुंचूंगा ना, तो हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं 2 से 3 बार रिवाइज कर चुका हूंगा जो कि मेरे एग्जाम के अंदर आने हैं। और जब एग्जाम के अंदर आएंगे और दूसरा मेरा दिमाग है ना अलाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत बच्चे हैं जो कि रात में पढ़ते हैं, अब रात में पढ़ने से सर क्या होगा कि एग्जाम तो हमें दिन में देना है, तो दिमाग दिन के अंदर ना तो वो पेपर के साथ अलाइन कर पाएगा ना अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो वहां पे यहाँ पे बार बार परफॉर्म करने से ये होगा हमारे दिमाग को है ना एक डेमो इन्वायरमेंट मिल गया कि एग्जाम के अंदर मेरे को यही साइकिल को फॉलो करना है और अच्छा परफॉर्म कर देगा सर। बिल्कुल। तो अब एक इसमें दो बातें हैं। पहली जी बात सर, तो आप नोटिस करना 10-15 बार पेपर देने के बाद जो थकान होती है ना वो आनी बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, बिल्कुल सही। आपका दिमाग एकदम रेडी है, हाँ मैं तो रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देता हूं, मुझे कोई थकान नहीं होगी। आप भी नोटिस करना पेपर देने के बाद थकान होती है। दूसरी बात ये, जब आप PYQ दे रहे हैं तो वो यूपीएससी का वो पेपर है जिसने किसी का करियर बनाया है, जिसने किसी के इतिहास में नाम लिखा है। आप उसी पेपर को दोबारा कर रहे हो, आप खुद से कह रहे हो कि मैं भी देखना चाहता हूं मेरा इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है कि नहीं। बिल्कुल दूसरी सही। बात ये कि जब आप उसी पेपर को कर रहे हो तो यूपीएससी के ट्रेंड से आप फेमिलराइज हो रहे हो कि वो थोड़ा 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 जो ट्रेंड चेंज कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड चेंज होने के बावजूद ही मेरा स्कोर इतना रहेगा। हम्म। गेटिंग अ पॉइंट। सो ये बहुत बड़ी बात है और ये सबको करना चाहिए, अदरवाइज आप अपने सपनों को टूटते हुए देखोगे। मैथ्स के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, बट मैं इतना कहूंगा क्योंकि मैं मैथ्स पे ध्यान देता था, एडवांस मैथ पे आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और अर्थमेटिक पे आप नंबर सिस्टम एक टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो। और शॉर्ट क्वेश्चन है सर, 6 से मतलब 10 से 12 क्वेश्चन उससे आने ही आने हैं नंबर सिस्टम से। रीजन ये है ना सर, एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर मैं क्या करता था, जनरल अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिक्स को क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन तो करने से ही आएंगे, क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस, हमें पता है कि बेसिक सारी चीजें ये है। अब मैं बैठ के 2 घंटे में कोई क्वेश्चन सोल्व करूं, उससे अच्छा है कि भैया मैं आराम आराम से बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय एग्जाम के प्रेशर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करूं। तो वहां से क्या होगा कि एग्जाम के अंदर मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ वो मेरे को काफी ज्यादा हेल्प कर देगा, क्योंकि ये रिवाइज तो छोटा मोटा तो वो पहले कर चुका हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप इस बात को नहीं समझे, आप हमेशा धक्के में ही रहोगे कि यार कि ये मैथ्स का पेपर होगा कैसे, मेरे 30 नंबर ही नहीं आ रहे। सिंपल है भाई, पेपर बहुत मुश्किल नहीं है। मैथ्स का तो खासकर पेपर ऐसा है जिसका पैटर्न कुछ खास चेंज हुआ ही नहीं है कभी, ठीक है ना, हमेशा सेम ही आता है। प्लीज मेक बिल्कुल। श्योर एडवांस मैथ और आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उस पर ज्यादा ध्यान दें। अर्थमेटिक के मतलब नंबर सिस्टम। और सर एक चीज और बोली आपने, एक्चुअली रीजन ये था ना पढ़ने का, ज्यादा फनी भी लगेगा, क्योंकि मैं यूजुअली क्या होता है ना, एफकेट में और सीडीएस के अंदर है ना 15-20 दिन का गैप होता है, ज्यादा गैप नहीं। अब सीडीएस के अंदर है ना वही अभी 20 आते हैं, पहले 18 आते थे हमारे टाइम पे, तो 18 क्वेश्चन उसके अंदर मैथमेटिक्स के आने ही आने हैं। अर्थमेटिक मेरा वहां से तैयार हो गया, एडवांस थोड़ी सी अपनी ये सरफेस एरिया और सारी चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, मैं अगले 10 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकता हूँ उसको आराम से, वो रिकवर हो गया तो मैथ्स के अंदर भी ठीक ठाक नंबर आते हैं। शुभम सर हम लोग है ना सारी चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं, और मैंने अपनी बात के अंदर है ना एक बात भी रखी कि भैया नोट्स बनाने हैं, बट बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स भी और आपके स्टूडेंट्स भी, उनको यही नहीं पता कि भैया नोट्स बनते कैसे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि 800 पेज की लक्ष्मीकांत पढ़ी, वो 650 पेज उसके अंदर अपने खुद के अंदर ही भर देते हैं। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर उस
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें ऐड करना है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, और उस अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को उन पर्टिकुलर नोट से बाहर रखना है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, ये अगर आप व्यूअर्स इसको पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बेसिकली कार्बन और इट्स कंपाउंड के कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने कल ही इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो मैंने देखा कि भैया यहाँ के अंदर ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये एक पेज, अब कोई बच्चा एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहे, एग्जाम से पहले, मॉक से पहले कोई रिवाइज करना चाहे तो इसको इजिली कर सकता है, ठीक है। कोई इसमें ना उसकी मेहनत लगेगी ज्यादा, ना कोई उसका एफर्ट लगेगा, और बजाय कि वो पूरे 250-300 पेज की कोई एक बुक पढ़े तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी। बच्चे, हमने बोला ना एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें आती है, आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप लिख लो, एग्जाम में आपको दिखी ना दिखी वो बात अलग है, पर हम सबको सेंस आ जाता है कि हाँ एग्जाम ऐसा है। अब आप पैटर्न भी समझ गए हो, एग्जाम कैसे कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, अब आप आराम से निचोड़ के ला सकते हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आई थिंक राहुल भाई भी कहेंगे, जब आप पूरी तैयारी कर रहे हो ना, प्लीज़ डोंट टेक एक्सटर्नल प्रेशर कि सर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो मेरी शादी करा देंगे, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, या मुझे फौजी ज्वाइन करनी नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं अगला मौका नहीं मिलेगा, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। जस्ट चिल आउट, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। हमें एसएसबी ने यही सिखाया है, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर जिसकी तैयारी है उसका एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा? तो क्या हो गया अगर फौज नहीं हुई, मतलब क्या ऐसा कौन सी आफत आ जाएगी? सर ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, इतनी भी मैच्योरिटी नहीं आई होगी ना। एक चीज और भी है ना, एक्चुअली पता है क्या होता है सर, पहला प्यार तो होता है। मेरी फैमिली में है ना, या तो लोग टीचर्स हैं या डिफेंस के अंदर है, अच्छा, ठीक है, और इन स्पेशल फोर्सेस। तो मेरे को भी ये लगता था ना कि 8वीं क्लास में ये लगना शुरू हो गया तो यार ऐसा बनना है, ठीक है, इनकी तरह बनना है। तो उनकी यूनिफॉर्म अभी भी वार्डरोब में टंगी हुई है, मैं जाता हूँ देखता हूँ, तो मेरे को ये रहता है कि यार अगर ये होता ना तो जिंदगी और ही कुछ होती। पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि एनसीसी के अंदर रहने के बाद, डिफेंस बैकग्राउंड से होने के बाद, एक सैनिक स्कूल फ्रेटर्निटी का पार्ट भी होने के बाद, मैंने एक चीज जरूर सीखी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भैया ऑफिसर है ना, कोई यूनिफॉर्म पहन लिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिसर है ना एटीट्यूड से भी होता है, एप्टीट्यूड से भी होता है, क्वालिटी से भी होता है। यार ये बात बहुत सही है, बट यार ये बात अभी ना समझ नहीं पाएंगे, मैं सच बताऊं अभी नहीं आएगी उनको समझ, क्योंकि यार ये तो हो गया ना, उनको ऐसा लगेगा कि यार सपना टूटने की बात कर रहे हैं लोग। नहीं सर, एक्चुअली सपना टूटना ठीक है, वो कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सर एसएसबी, मैं कहीं पे है ना काम करता था, काफी फेमस प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे रोक के एक बार ये बताना चाहता हूँ। तो मैं काम करता था, मेरा एएफएसबी इंटरव्यू था, तो उसमें ही मेरे 232 आए थे, और उसने जो वाराणसी के जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे, केपीएस विर्क नाम था उनका, तो वो मेरा इंटरव्यू लेते हुए ये बोले कि राहुल यार तू एक बात बता, तू ठीक ठाक सा तो कर रहा है, तेरी अच्छा ये बता तेरी सैलरी कितनी है? तो मैंने बोला कि सर इतनी है। तो बोला कि पता है फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? मैंने बोला इतनी होती है। कि यार तेरी तो इससे इतनी ज्यादा है, फिर क्यों तंग हो रहा है? मैंने बोला कि सर लगता है ना कि भाई अगर ये करूंगा तो ज्यादा खुश रहूंगा, ठीक है, और मेरे को सर फ्लाइंग ऑफिसर भी है ना, मेरे को जाना भी स्पेशल फोर्सेस की साइड ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा फ्लाइंग वाला कुछ चाहिए भी नहीं। तो बोला कि बेटा बात ऐसी है कि फिर उन्होंने है ना बकायदा मेरे को, मेरा वो लास्ट अटेम्प्ट ही था, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये काफी देर हमारी है ना, मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका था जिसमें वो बोल चुका था नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर, फलाना ढिमकाना इधर उधर की बातें। तो फिर वो बिल्कुल अपनी पंजाबी में, यहाँ से अंबाला से थे सर वो, ठीक है, मैं पानीपत से हूँ, अंबाला से थे, ठीक है, मेरा इंटरव्यू ओवर हो चुका, जैसे एक मामा चाचा या कोई एक रिश्तेदार बात करता है ना, तो मेरे को क्लियरली बोल रहे थे, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बाद में मुझे पता चला कि वो बंदा सैनिक स्कूल का है, ठीक है, तो एक सैनिक स्कूल वाली बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो उन्होंने मेरे को काफी अच्छी चीजें बताई कि यार पता क्या होता है कि बहुत लोग है ना इस प्रेशर के अंदर के, बाहर से तो आज के टाइम में है ना इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा इन्फ्लो हो रही कि भैया अभी उरी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सब लोग देश सेवा ही करना चाहते हैं, है ना, भाई मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन फौज में आने के बाद है ना, 2-3 साल के बाद हम उन लोगों को पता चलता है कि यार अगर मैं बाहर होता ना तो शायद बहुत अच्छा कर सकता था। और दूसरी चीज है ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा एसएसबी में रिक्वायरमेंट जो एएफएसबी देखती है, जो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे देखते हैं, कि हम लोग है ना कोई और क्वालिटी देखे ना देखे, मोटिवेशन को जरूर देखते हैं कि ये बंदा क्या यहाँ पे रह के अच्छा कर पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 6 साल के बाद इसको छोड़ के जाने की सोचे। हाँ ये होता है, बट अभी भी मैं बोलता हूँ इतनी मैच्योरिटी इतनी एज में, जब 21-22 साल में लोग कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अगर बहुत मुश्किल हो सकता है कहीं ना भी वीडियो छोड़ भी दियो, जो टिके हैं वो शायद सीखने की इच्छा में है, शायद इसलिए यहाँ रुके होंगे, ये है।
बट दैट्स अ ग्रेट टाइम विद यू। और जो सीडीएस का ओवरऑल जो आपने बताया वो कमाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई राहुल। अगर शायद ये इंटरव्यू ना होता तो ये शायद 3 महीने मुझे लगता है शायद बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता था। थैंक नहीं यू सर, सो ये तो मैं भी मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, ठीक है, कि आपकी टीम ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च को बच्चों के सामने रख सकूं। क्योंकि पूरा जो पेपर है ना, बहुत साइंटिफिक पेपर है, ऐसे हवाई तीर कुछ नहीं है। मैंने बिल्कुल फैक्ट पे यहाँ पे बात की है, कोई ऐसी बात नहीं बताई किसी को। क्योंकि अगर मैं ये बता देता कि कोई इधर उधर की बात करके हवाई बातें करता तो शायद चीजें नहीं समझ में आती। बट मैंने बताया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आए, तो जितने बच्चे भी होंगे अगर उस चीज को ध्यान से समझेंगे तो काफी अच्छे से चीजें हो जाएंगी उनके लिए। हाँ, आसान है पेपर, मुश्किल पेपर मुश्किल नहीं, पेपर आसान है। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, पेपर निकल गया, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो थैंक यू भाई राहुल। जय हिंद भाई। जय हिंद सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।